इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है, धन्यवाद। एक विशाल जागीर के बीच में 3 मंजिल ऊंचा एक वॉलॉक टावर था, जिसकी कुल ऊंचाई 60 मीटर थी। वॉलॉक टावर स्टील की चट्टानों से बना था, जो स्टील की तरह सख्त थे। स्टील की चट्टान वॉलॉक टावर बनाने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों में से एक थी। ये स्टील की तरह सख्त थी। वॉलॉक द्वारा मंत्रमुग्ध होने के बाद इसमें असाधारण गुण होंगे। एक ईंट के आकार की स्टील की चट्टान की कीमत एक सोने के सिक्के से अधिक थी। 60 मीटर ऊंचे वॉलॉक टावर के लिए अकेले स्टील की चट्टानों पर लाखों सोने के सिक्कों की आवश्यकता थी। विभिन्न अन्य सामग्रियों के साथ वॉलॉक टावर के निर्माण में 10 मिलियन सोने के सिक्कों से अधिक की लागत आनी चाहिए। हालांकि वॉलॉक टावर का निर्माण अत्यधिक महंगा था, लेकिन इसके कई अद्भुत उपयोग थे। एक लेवल 1 वॉलॉक पर्याप्त अप्रेंटिस वॉलॉक के साथ वॉलॉक टावर के भीतर से लेवल 2 वॉलॉक के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता था। इसके अतिरिक्त एक वॉलॉक टावर अपने आसपास से मौलिक कणों को इकट्ठा कर सकता है, जो वॉलॉक टावर के अंदर पावरहाउस की खेती की दर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा कुछ दुर्जेय वॉलॉक अभी भी वॉलॉक टावर का उपयोग वॉलॉक टावर के दायरे में मौसम में हेरफेर करने के लिए कर सकते हैं। कुछ दुष्ट स्तर 2 वॉलॉक जो किसी भी प्रमुख सेना में शामिल नहीं हुए थे, उनके पास वॉलॉक टावर नहीं था। ब्लैक कॉटेज के पास वॉलॉक टावर हो सकता था क्योंकि यह फर्नांडो रियासत में निहित था और हर साल बड़ी मात्रा में धन एकत्र करता था। 35 या 36 साल का दिखने वाला एक आदमी ग्रे वॉलॉक रोब पहने हुए था, जिसके कफ पर 3 तांबे के धागे थे, जो वॉलॉक टावर के बगल में बगीचे में एक बिल्ली के चेहरे वाले एक अजीब फूल को पानी दे रहा था। ग्रे वॉलॉक रोब का मतलब था कि 30 साल का आदमी एक प्रशिक्षु वॉलॉक था, और कफ पर 3 तांबे के धागे का मतलब था कि वह एक स्तर 3 प्रशिक्षु वॉलॉक था। लेवल 3 अप्रेंटिस वॉलॉक रैंक के ऊपर आधिकारिक लेवल 1 वॉलॉक रैंक थी। लेवल 3 अप्रेंटिस वॉलॉक और लेवल 1 वॉलॉक के बीच एक बहुत बड़ी खाई थी। ब्लैक कॉटेज में लेवल 3 अप्रेंटिस वॉलॉक इतने दुर्लभ नहीं थे, फिर भी केवल एक ही लेवल 1 वॉलॉक था, जो ब्लैक कॉटेज का मालिक था। ज़ोरो, आज का पानी बहुत फीका है। मैं शहद वाला पानी पीना चाहता हूँ। मुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मीठा पानी इस्तेमाल मत करो। बिल्ली के चेहरे वाला फूल हिल गया और धमकी भरे इशारे करते हुए बोला। ज़ोरो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अब और शहद नहीं है। मैं दोपहर में और खरीद लूँगा। नहीं, अभी जाओ, मैं प्यास से मर रहा हूँ। मैं शहद के बिना मर जाऊँगा। बिल्ली के चेहरे वाले फूल ने ज़ोरो से बहस की। 1 मिनट रुको, सफ़ेद कौवा वापस आ गया है। ज़ोरो ने ऊपर देखा और फिर एक सफ़ेद कौवा आसमान से गिरा और उसके दाहिने हाथ पर आकर बैठ गया। ज़ोरो, विशाल पत्थर का शहर संकट में है। जब सफ़ेद कौवा ज़ोरो के दाहिने हाथ पर आकर बैठ गया तो वह तुरंत चहचहाने लगा और विस्काउंट हार्ले का संदेश सुना। ज़ोरो ने शांति से अंत तक सुना, फिर मुड़कर वॉलॉक टावर पर चला गया। ज़ोरो वॉलॉक टावर की तीसरी मंजिल पर गया। वह सबसे अंदर वाले कमरे के दरवाजे के सामने रुका और दरवाज़ा खटखटाया। टीचर, यह ज़ोरो है। अंदर आइए। दरवाजे के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी आवाज़ आई। ज़ोरो ने दरवाज़ा खोला। कमरे के अंदर एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा आदमी, जो काले रंग का लबादा पहने हुए था और उसकी कफ पर चांदी के धागे की कढ़ाई थी, एक मेज़ के सामने कुछ लिख रहा था। ये काले वस्त्र पहने बूढ़ा आदमी आधिकारिक स्तर 1 वॉलॉक बोनी था, जो ब्लैक कॉटेज का मालिक और ब्लैक सिटी का शासक था। ब्लैक सिटी के 200,000 निवासियों का भाग्य उसके हाथ में था। बोनी ने अधीरता से बिना ऊपर देखे कहा, क्या बात है? बोलो। शिक्षक, ब्लैक रॉक टाउन पर वॉलॉक सेना का कब्जा था। बिना कुछ छोड़े ज़ोरो ने सफ़ेद कौवे से सुनी जानकारी को सम्मानपूर्वक बताया। बोनी अधीरता से बोला, रूनी, पोकर और जैमी को जायंट स्टोन सिटी का समर्थन करने के लिए कुछ स्तर 2 अप्रेंटिस वॉलॉक ले जाने को कहो। रूनी, पोकर और जैमी स्तर 3 अप्रेंटिस वॉलॉक थे। कुछ स्तर 2 अप्रेंटिस वॉलॉक के साथ मिलकर वे 1000 मजबूत साधारण सेना को हरा सकते थे। हाँ शिक्षक, ज़ोरो ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, फिर पीछे हट गया और जाने से पहले सावधानी से दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर में एक घुड़सवार सेना ब्लैक सिटी से विशाल स्टोन सिटी की ओर निकल पड़ी। 3 दिन बाद घुड़सवार सेना विशाल स्टोन सिटी में दाखिल हुई। शाम को ब्लैक कॉटेज के प्रशिक्षु जादूगरों के स्वागत के लिए शहर के मालिक की हवेली में एक भव्य भोज का आयोजन किया गया। एक रात की मौज मस्ती के बाद ब्लैक कॉटेज के प्रशिक्षु जादूगरों ने एक दिन आराम किया। तीसरे दिन विशाल स्टोन सिटी से 2000 सैनिकों की एक कुलीन सेना ब्लैक रॉक टाउन के लिए रवाना हुई। क्या ये विशाल स्टोन सिटी की सेना है? इतने सारे लोग। आदर्श ने विशाल स्टोन सिटी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए 4 माइक्रोटोही उपग्रह लॉन्च किए। जैसे ही विशाल स्टोन सिटी की सेना रवाना हुई, उसे खबर मिल गई। ब्लैक रॉक टाउन में नवस्थापित कमांड सेंटर में बैठकर उन्होंने एक बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सेना की गतिविधियों का अवलोकन किया। 2000 मजबूत कुलीन सेना के अलावा विशाल स्टोन सिटी ने अभी भी 5000 सहायक सैनिकों को बड़ी मात्रा में आपूर्ति के साथ तैनात किया था। कुछ किलोमीटर तक फैला जुलूस बहुत शानदार लग रहा था। ब्लैक रॉक टाउन पर कब्जा करने के लिए रणनीतिक अयस्क शहर को एक झटके में वापस पाने के लिए विशाल स्टोन सिटी ने बहुत सारे घेराबंदी के हथियार जुटाए। 2000 मजबूत कुलीन सेना में 50 भारी घुड़सवार थे। 50 भारी घुड़सवार एक स्तर 3 प्रशिक्षु वारलॉक को भी मार सकते थे।
सेना के केंद्र में एक अधिकारी के बगल में एक दर्जन युवा पुरुष और महिलाएं ग्रे लबादे पहने हुए थे, जिनके कफ पर तांबे के धागे थे। वे ब्लैक कॉटेज के प्रशिक्षु वारलॉक थे। क्या वे प्रशिक्षु वारलॉक हैं? मुझे देखने दो कि तुम किस चीज से बने हो। आदर्श ने चेतना संचारित करने वाला हेलमेट पहना। अगले ही क्षण एक बैरक में एक लिक्विड मेटल रोबोट ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर विजय की तरह मुड़ गया। जब वह बाहर निकला तो आदर्श ने बैरक को लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट, लेवल 4 गनर रोबोट और लेवल 4 आर्टिलरी रोबोट से भरा हुआ देखा। घनी मात्रा में भरे लेवल 4 रोबोट की संख्या 3000 से अधिक थी। इस दौरान ऑटम लीफ टाउन और ब्लैक रॉक टाउन दो विशाल युद्ध सामग्री कारखानों में तब्दील हो गए। जब तक पर्याप्त लौहयस्क था तब तक प्रतिदिन 1000 लेवल 4 रोबोट का उत्पादन करना भी संभव था। ये भयावह शक्ति आसानी से जायंट स्टोन सिटी को नष्ट कर सकती थी। अगर जायंट स्टोन सिटी के समर्थक वॉरलॉक समूह ब्लैक कॉटेज की आशंका न होती तो आदर्श बहुत पहले ही जायंट स्टोन सिटी पर हमला करने के लिए अपनी सेना भेज चुका होता। चल पड़ो। आदर्श के आदेश के बाद 3000 लेवल 4 बैटल रोबोट की आकृतियां चमक उठीं और वे उसके पीछे पीछे विशालकाय स्टोन सिटी की सेना की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े। मनुष्यों के विपरीत 3000 बैटल रोबोट 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुंच सकते थे और वे इस गति को तब तक बनाए रख सकते थे जब तक उनके पास पर्याप्त ऊर्जा थी। ये रोबोट और मनुष्यों के बीच का अंतर था। ब्लैक रॉक टाउन के आसपास की सड़क समतल नहीं थी, जिसने बैटल रोबोट की गति को सीमित कर दिया। लेकिन ब्लेड वाले रोबोट अभी भी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की भयावह गति बनाए रख सकते थे। आधे घंटे बाद आदर्श के नेतृत्व में 3000 बैटल रोबोट ब्लैक रॉक टाउन के उत्तर में 40 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर पहुंचे और फिर घात लगाकर बैठ गए। एक पल के लिए विचार करने के बाद आदर्श ने आर्टिलरी रोबोट और गनर रोबोट को छिपा दिया और फिर सड़क पर 400 ब्लेड वाले रोबोट को तैनात कर दिया। अगर यह जरूरी नहीं था तो आदर्श ने इस लड़ाई में आर्टिलरी रोबोट और गनर रोबोट को तैनात करने का इरादा नहीं किया। टरनडोट उपमहाद्वीप में वॉरलॉक के पास रहस्यमय और शक्तिशाली शक्तियां थीं। हालांकि फनांड्रो रियासत में वॉरलॉक समूह ब्लैक कॉटेज को पहले से ही एक तानाशाह माना जाता था, लेकिन अभी भी कई अन्य वॉरलॉक समूह थे जो वॉरलॉक समूह ब्लैक कॉटेज से कम शक्तिशाली नहीं थे। एक और ट्रम्प कार्ड के साथ आदर्श अगली बार जब वह किसी अन्य वॉरलॉक समूह का सामना करता है तो प्रतिद्वंद्वी को चौंका सकता है। लगभग 10 मिनट बाद घुड़सवार स्काउट्स का एक दस्ता सड़क पर दिखाई दिया। जब स्काउट्स के समूह ने सड़क के बीच में 400 ब्लेड वाले रोबोट को व्यवस्थित रूप से खड़े देखा तो वे जल्दी से मुड़े और पीछे की ओर सरपट दौड़ पड़े। जो कुछ उसने सुना उससे आश्वस्त न होते हुए जायंट स्टोन सिटी की सेना के कमांडर रियूक ने एक स्काउट से पूछा, क्या तुम कह रहे हो कि ब्लैक रॉक टाउन के डाकू सड़क के बीच में बड़े करीने से खड़े हैं? जायंट स्टोन सिटी ने अपने सभी कुलीनों के साथ साथ 50 भारी घुड़सवारों और एक दर्जन प्रशिक्षु योद्धाओं को भेजा। इस शक्तिशाली बल के साथ भले ही वह 10,000 डाकुओं का सामना करे, फिर भी रियूक को उन्हें हराने का आत्मविश्वास होगा। उनके विचार में सबसे खराब स्थिति ये थी कि डाकू ब्लैक रॉक टाउन में छिप गए। हालांकि डाकू लड़ने के लिए बाहर आए और यहां तक कि सड़क के बीच में आत्मविश्वास से खड़े हो गए। ये बेहद मूर्खतापूर्ण था और इसने स्काउट्स की रिपोर्ट के बारे में उसे बहुत संदेहास्पद बना दिया। स्काउट कप्तान ने जल्दी से कहा, हाँ सर कमांडर, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे आदमियों से पूछ सकते हैं। रियूक ने भौहें सिकुड़ी और विचारमग्न हो गया। अपने कई वर्षों के अनुभव के साथ उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। करीब 2 मीटर लंबे भालू जैसे दिखने वाले रूनी ने तिरस्कारपूर्वक कहा, रियूक, ये तो बस एक मूर्ख है जिसने वारलॉक की विरासत संयोग से प्राप्त की है। हमारे यहाँ होने के कारण वह कुछ नहीं कर सकता। ऐसे मूर्ख समय समय पर खरपतवार की तरह उगाते हैं, चाहे कितने भी मारे जाएं। रियूक ने सिर हिलाया, हाथ हिलाया और आदेश दिया, आगे बढ़ो। विशाल पत्थर शहर की सेना आगे बढ़ती रही। जल्द ही उन्होंने सड़क के बीच में 400 ब्लेड वाले रोबोट को बड़े करीने से खड़े देखा। रियूक ने 400 ब्लेड वाले रोबोट को बड़े करीने से खड़े देखकर भौहें सिकोड़ लीं। ऐसी अनुशासित सेना सबसे कठिन प्रतिद्वंद्वी थी। भारी घुड़सवार सेना, हमला करो, रियूक ने आदेश दिया। भारी घुड़सवार सेना को प्रतिद्वंद्वी पर हमला करना और प्रतिद्वंद्वी की सुरक्षा को तोड़ना पैदल सेना से निपटने की सबसे बुनियादी रणनीति थी। एक बार जब पैदल सेना की सुरक्षा टैंक जैसी भारी घुड़सवार सेना द्वारा नष्ट कर दी गई तो पैदल सेना का भाग्य नरसंहार होना था। 50 भारी घुड़सवार भारी कवच से ढके हुए थे। आदमी और सवारी दोनों ही भारी कवच से लैस थे। 3 मीटर लंबे स्टील के लांस पकड़े हुए 50 मानव आकार के टैंकों ने अपने सवारों को प्रेरित किया और धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए एक व्यवस्थित संरचना में 400 ब्लेड वाले रोबोटों पर हमला किया। 50 भारी घुड़सवारों के कवच का वजन 100 किलोग्राम से अधिक था। उनके सवार साधारण घोड़े नहीं थे, बल्कि राक्षसी वंश के जंगली जानवर थे। केवल राक्षसी वंश वाले जंगली जानवर ही 200 किलोग्राम के करीब भारी घुड़सवारों को ले जाते समय कवच पहन सकते थे। भारी घुड़सवार जब तक कि किसी वॉरलॉक से सामना न हो जाए युद्ध के मैदान में व्यवहारिक रूप से अजेय थे। वे बहुत दुर्जय थे। इस बीच भारी घुड़सवारों का समर्थन करना बेहद मुश्किल था। पूरे विशाल पत्थर शहर में उनमें से केवल 100 ही थे। 50 भारी घुड़सवार 1000 मजबूत कुलीन सेना को हरा सकते थे।
50 भारी घुड़सवारों के हमले का सामना करते हुए 400 ब्लेड वाले रोबोट भी प्रतिद्वंद्वी पर टूट पड़े। क्या वे पागल हैं? जब उन्होंने 400 ब्लेड वाले रोबोट को 50 भारी घुड़सवारों की ओर बढ़ते देखा तो विशाल पत्थर शहर के लोगों की आंखों में अविश्वास की चमक आ गई। यहां तक कि एक पृथ्वी शूरवीर भी भारी घुड़सवारों के हमले का सीधे सामना करने की हिम्मत नहीं करेगा। सभी की अविश्वसनीय निगाहों के सामने दोनों समूह भयंकर रूप से टकरा गए। अपने चेहरों पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ 50 भारी घुड़सवारों ने अपने 3 मीटर लंबे भालों से स्टील फोर्ज्ड ब्लेड वाले रोबोटों को घायल कर दिया। हालांकि अगले ही पल भारी घुड़सवारों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई। ब्लेड वाले रोबोट मरे नहीं। भावशून्य, उन्होंने अपने मिश्र धातु के युद्ध ब्लेड लहराए और भारी घुड़सवारों पर बेरहमी से वार किया। लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट ने भारी कवच और आदमी को चीरकर अलग कर दिया और खून चारों ओर फैल गया। 1 मिनट से भी कम समय में जायंट स्टोन सिटी के 50 भारी घुड़सवारों को लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट ने मार गिराया। जब उन्होंने देखा कि लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट 50 भारी घुड़सवारों को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं तो जायंट स्टोन सिटी के सैनिकों के शरीर बर्फ की तरह ठंडे हो गए। कुछ नए भर्ती हुए सैनिकों के पैर भी कांपने लगे और वे पीले पड़ गए। रयूक का चेहरा पीला पड़ गया। 400 ब्लेड वाले रोबोट को देखकर उसकी आंखों में डर की चमक आ गई। पतला और सुंदर दिखने वाला जैमी लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट की छाती पर खुले तारों को घूर रहा था। अचानक उसका चेहरा उतर गया और वह चिल्लाया, गोलेम्स! वे इंसान नहीं बल्कि गोलेम्स हैं। लानत है, 400 गोलेम्स होना, मादरचोद! यह ऐसी चीज नहीं है जिसका हम विरोध कर सकें। पीछे हटो। गोलेम्स अल्केमिस्ट द्वारा परिष्कृत युद्ध हथियार थे। प्रत्येक गोलेम की लड़ाई की ताकत मानव नाइट रैंक पावरहाउस के बराबर थी। इसके अलावा वे मानव शूरवीरों की तुलना में अधिक निडर और निपटने में अधिक कठिन थे। एक लेवल 3 अप्रेंटिस वॉरलॉक के रूप में जैमी आसानी से एक गोलेम को एक एक करके मार सकता था, लेकिन 400 गोलेम्स के खिलाफ वह आसानी से कट और टुकड़े हो जाएगा। जैमी ने अभी बोलना समाप्त किया था जब उसने अपना हाथ हिलाया और एक काली रोशनी चमकी और लगाम के साथ एक 3 मीटर लंबा काला टिड्डा उसके सामने प्रकट हुआ। अपने शरीर को झटकते हुए वह विशाल काले टिड्डे पर कूद गया। एक जोरदार छलांग के साथ विशाल काला टिड्डा 1 दर्जन मीटर पार कर गया और फिर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की भयावह गति से दूर भाग गया। जैमी के निर्णायक भागने के बाद ब्लैक कॉटेज के अन्य प्रशिक्षु वारलॉक ने भी विशाल काले टिड्डे छोड़े, उन पर सवार हुए और दूर भाग गए। जब तक आप एक प्रशिक्षु वारलॉक के रूप में आगे बढ़ते हैं तब तक आप चाहे टुरंडोट उपमहाद्वीप में कहीं भी जाएं, आपको अभिजात वर्ग से भर्ती के प्रस्ताव मिलेंगे और बाद में एक आरामदायक और समृद्ध जीवन व्यतीत करेंगे। ये देखते हुए कि चीजें दक्षिण की ओर जा रही हैं, प्रशिक्षु वारलॉक स्वाभाविक रूप से विशाल स्टोन सिटी के लिए खुद को बलिदान नहीं करेंगे। जब प्रशिक्षु वारलॉक भाग गए तो पीछे के 5000 सहायक सैनिक बिखर गए और हर तरह से भाग गए। अक्षम मूर्खों का एक झुंड, कमांडर रयूप ने धीमी आवाज में कोसा और फिर भावशून्य रक्त से लथपथ 400 ब्लेड वाले रोबोटों की ओर देखा जिनमें किसी भी प्रकार की हत्या की मंशा नहीं थी, फिर भी लोगों के दिलों में भय पैदा कर रहे थे और वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। 2. इससे पहले कि रयूप ये तय कर पाता कि उसे युद्ध करना चाहिए या भागना चाहिए, 400 मानव आकार के ब्लेड वाले रोबोट विशाल पत्थर शहर के सैनिकों के बीच में घुस आए। अपने मिश्र धातु के युद्ध ब्लेड को 400 मानव आकार के मांस की चक्की की तरह लहराया और विशाल पत्थर शहर के सैनिकों के बीच मांस और खून का तूफान खड़ा कर दिया। मर जा, कमीने! मार्शल आर्ट में कुशल एक उन्नत योद्धा ने घृणा से चिल्लाया और अपनी तलवार से ब्लेड वाले रोबोट के कंधे पर वार किया। डिंग! तलवार ने ब्लेड वाले रोबोट के कंधे पर केवल एक हल्का घाव छोड़ा। नहीं! उन्नत योद्धा की आंखें निराशा से चमक उठीं और उसने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। अगले ही पल ब्लेड वाले रोबोट ने उन्नत योद्धा पर वार किया और उसे 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया और ब्लेड वाले रोबोट पर खून छिड़का। उन्नत योद्धा को मारने के बाद ब्लेड वाला रोबोट यंत्रवत उन्नत योद्धा के शरीर पर चढ़ गया और बिना किसी भावना के विशाल पत्थर शहर के सैनिकों को मारना जारी रखा। चुप, निर्दयी, निडर और यांत्रिक, ये यांत्रिक सैनिकों की लड़ाई की शैली थी। ऐसे यांत्रिक सैनिकों से बनी सेना वही थी जो अधिकार वाले लोग सबसे अधिक चाहते थे। वे कभी अवज्ञा नहीं करेंगे, उनका मनोबल कभी नहीं गिरेगा और भले ही वे आखिरी तक लड़ें, वे कभी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन एक मानव सेना, यहाँ तक कि सबसे कुलीन सेना भी, एक बार हताहतों की संख्या 30% तक बढ़ जाने पर ढह जाएगी। लड़ाई में ज्यादा समय नहीं लगा। विशालकाय पत्थर शहर के 2000 कुलीन योद्धाओं को विनाशकारी हताहतों का सामना करना पड़ा और एक हिमस्खलन की तरह सभी दिशाओं में बिखर गए। चलो चलें। रयूप ने अपने दांत भींचे, पीछे मुड़ा और अपने भरोसेमंद सैनिकों को लेकर विशालकाय पत्थर शहर की ओर भागने लगा। लेस दैन अपने हथियार गिराओ और जमीन पर घुटने टेको और तुम बच जाओगे। ग्रेटर दैन, लेस दैन अपने हथियार गिराओ और जमीन पर घुटने टेको और तुम बच जाओगे। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन। जब उसने देखा कि विशाल पत्थर शहर के सैनिक ढह गए हैं तो आदर्श ने आदेश दिया और 400 ब्लेड वाले रोबोट अपनी बर्फसी धातु जैसी आवाज में चिल्लाए, जैसे कि उन्हें कोई ईश्वरीय आदेश मिला हो। विशाल पत्थर शहर के बचे हुए सैनिकों ने अपने हथियार गिरा दिए, जमीन पर घुटने टेक दिए और आदर्श के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। यह आसान था। आखिरकार मांस और खून स्टील का मुकाबला नहीं कर सकते।
लेकिन यह अफसोस की बात है कि मुझे अप्रेंटिस वॉरलॉक के साधनों का अनुभव नहीं मिला। आदर्श मांस और खून से लथपथ युद्ध के मैदान में आगे बढ़ा और भौहों को सिकोड़ते हुए बंदियों को जमीन पर घुटने टेकते हुए देखा। फिर उसने अपनी भौहों को ढीला किया। पृथ्वी की तुलना में तुरंडोत उपमहाद्वीप एक बहुत ही क्रूर स्थान था। यहाँ व्यवहारिक रूप से सभी राज्यों में बड़ी संख्या में दास थे। अगर वह हार जाता तो आदर्श गुलामी में पड़ जाता और दुखी जीवन जीता। जिस क्षण उसने ब्लैक रॉक टाउन पर हमला किया, वह केवल आगे बढ़ सकता था। एक कदम भी पीछे हटना नरक की ओर ले जाता था। अगला, मुझे देखना है कि विशालकाय पत्थर शहर क्या करने में सक्षम है। उसने 1000 से अधिक बंदियों को ब्लैक रॉक टाउन तक पहुंचाने के लिए 50 ब्लेड वाले रोबोट की व्यवस्था की और फिर 3000 से अधिक युद्ध रोबोटों को विशालकाय पत्थर शहर की ओर ले गया। पूरी गति से आधे घंटे तक मार्च करने के बाद विशालकाय पत्थर शहर की विशाल शहर की दीवार उसके सामने आ गई। तो यह विशालकाय पत्थर शहर है। ब्लैक रॉक टाउन वास्तव में इसकी तुलना नहीं कर सकता। विशालकाय पत्थर शहर बहुत राजसी था। इसकी शहर की दीवार 25 मीटर ऊंची थी और बड़ी सफ़ेद चट्टान से बनी थी, जो स्टील की चट्टान के बाद दूसरे स्थान पर थी। 25 मीटर ऊंची शहर की दीवार इतनी ऊंची थी कि यह अधिकांश शक्तिशाली और दुर्जय जीवन रूपों को उस पर कूदने से रोक सकती थी। शूरवीरों में केवल स्काई नाइट रैंक के शक्तिशाली लोग ही 25 मीटर ऊंची शहर की दीवार पर कूद सकते थे। क्योंकि आदर्श के सैनिकों की गति बहुत तेज थी, इसलिए उनकी यांत्रिक सेना पराजित सैनिकों से पहले ही विशाल पत्थर शहर में पहुंच गई। नतीजतन विशाल पत्थर शहर का द्वार अभी तक बंद नहीं हुआ था। आक्रमण करो! ठंडी चमक के साथ आंखें चमकाते हुए आदर्श ने विशाल पत्थर शहर की ओर इशारा किया और आदेश दिया। 400 ब्लेड वाले रोबोट तुरंत अपनी पूरी गति से आगे बढ़े और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की भयावह गति से विशाल पत्थर शहर की ओर दौड़ पड़े। तुम कौन हो? रुको! जब गेट के सामने प्रवेश कर एकत्र करने वाले सैनिकों ने 400 ब्लेड वाले रोबोट को देखा तो उनके अंदर एक अशुभ पूर्वाभास उमड़ पड़ा और वे चिल्ला उठे। ब्लेड वाले रोबोट सैनिकों की चीख पुकार पर ध्यान दिए बिना गेट पर हमला कर देते हैं। ब्लेड की चमक से गेट के सामने खड़े सैनिक मारे जाते हैं और जमीन पर गिर जाते हैं। दुश्मन हमला! दुश्मन है! धिक्कार है! ये लोग कौन हैं? युद्ध के लिए तैयार हो जाओ! उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विशाल पत्थर के शहर के अंदर एक गूंजता हुआ अलार्म बजा और गेट के पास खड़ी एक सेना तेजी से उभरी और ब्लेड वाले रोबोट पर हमला किया। ब्लेड वाले रोबोट ने जवाबी हमला किया और सेना पर हमला किया। दोनों सेनाएं भयंकर रूप से टकराईं। एक झटके में मांस और खून बिखर गया। ब्लेड वाले सैनिकों ने विशालकाय पत्थर के शहर की मानव सेना के जीवन को गेहूं की तरह काट दिया। मानव सेना 1 मिनट से भी कम समय तक टिकी रही, उसके बाद वह बिखर गई और हर तरफ बिखर गई। विशाल पत्थर के शहर की सबसे शक्तिशाली सेना, भारी घुड़सवार सेना, ब्लेड वाले रोबोट के सामने नहीं टिक पाए, बाकी तो और भी ज्यादा इस भयानक यांत्रिक सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। उनके कुछ जवाबी हमलों के विफल होने के बाद विशालकाय पत्थर के शहर के रक्षक ढेर हो गए। आदर्श ने गेट को पकड़ने के लिए 50 ब्लेड वाले रोबोट को पीछे छोड़ दिया और फिर शेष 350 ब्लेड वाले रोबोट को शहर के मालिक की हवेली पर हमला करने का आदेश दिया। जैसे ही उसने गेट को जब्त किया, पूरा विशाल पत्थर शहर अराजकता में गिर गया। रास्ते में आदर्श को जितने भी दुश्मन मिले, उन्हें 350 ब्लेड वाले रोबोट ने मार डाला। बहुत सारे गुंडों ने मारने और लूटने का मौका भुनाया। जब तक आदर्श उनके सामने आता, वह उन्हें मारने के लिए कुछ ब्लेड वाले रोबोट भेज देता। शहर के मालिक की हवेली, ब्लैक रॉक टाउन कैसल से 2 गुना बड़ा एक विशाल महल विशाल पत्थर शहर के बीच में स्थित था। इसकी 15 मीटर ऊंची शहर की दीवार थी, जिसके ऊपर विस्काउंट हार्ले के निजी सैनिक खड़े थे। महल के 600 मीटर के दायरे में कोई पेड़ या इमारत नहीं थी। 350 ब्लेड वाले रोबोट अभी अभी सड़कों से बाहर निकले ही थे कि तभी जायंट स्टोन कैसल की शहर की दीवार के ऊपर से 6-7 मीटर लंबे क्रॉसबो बोल्ट दागे गए। 3 विशाल क्रॉसबो बोल्ट ने 3 ब्लेड वाले रोबोट को मारा और उन्हें जमीन पर पटक दिया, जिससे वे अशक्त हो गए। विशाल क्रॉसबो से जरा भी भयभीत न होते हुए शेष ब्लेड वाले रोबोट बिना किसी भाव के जायंट स्टोन कैसल की ओर दौड़ पड़े। ब्लेड वाले रोबोट अभी अभी पास आए ही थे कि 200 तीरंदाज जायंट स्टोन कैसल की शहर की दीवार के ऊपर दिखाई दिए। आसमान से ब्लेड वाले रोबोट पर तीरों की एक घनी बारिश हुई। ब्लेड वाले रोबोट ने उन पर निशाना साध रहे तीरों को किनारे कर दिया, जबकि भाग्यशाली तीर जो उन्हें लगने में कामयाब रहे, उनके शरीर से टकराकर उछल गए। केवल 2 नाइट रैंक के तीरंदाजों द्वारा छोड़े गए 2 तीर, जो अपनी भयावह जीवन शक्ति से भड़क उठे, 2 ब्लेड वाले रोबोट के दिल में घुसने में कामयाब रहे। हालांकि ब्लेड वाले रोबोट का महत्वपूर्ण बिंदु वहां नहीं था। अपने दिल में तीर लगे 2 ब्लेड वाले रोबोट भावशून्य रूप से विशालकाय पत्थर के महल की शहर की दीवार के नीचे पहुंच गए। अंत में ग्रे रंग के वस्त्र पहने 6 प्रशिक्षु वारलॉक शहर की दीवार के ऊपर दिखाई दिए। ये 6 दुष्ट प्रशिक्षु वारलॉक थे, जिन्हें भर्ती करने के लिए विस्काउंट हार्ले ने बहुत प्रयास किए। टरनडोट उपमहाद्वीप में वारलॉक ने बहुत शक्ति और धन प्राप्त किया। आधिकारिक वारलॉक को कुछ शक्तिशाली वारलॉक समूहों द्वारा भर्ती किया जाता था। बहुत कम अभिजात वर्ग आधिकारिक वारलॉक की भर्ती कर सकते थे। केवल शक्तिशाली साम्राज्यों के बड़े अभिजात वर्ग ही आधिकारिक वारलॉक की भर्ती कर सकते हैं।
ग्रीस। एक प्रशिक्षु वारलॉक ने एक ब्लेड वाले रोबोट की ओर इशारा किया और एक लेवल 0 मंत्र डाला। ब्लेड वाला रोबोट फिसल गया और जमीन पर गिर गया। कई भारी क्रॉसबो ब्लेड वाले रोबोट पर लॉक हो गए। एक फ्लैश में 3 भयावह क्रॉसबो बोल्ट ब्लेड वाले रोबोट पर फायर किए और इसे कई धातु के टुकड़ों में उड़ा दिया। आर्कन प्रोजेक्टाइल। एक अन्य प्रशिक्षु वारलॉक ने ब्लेड वाले रोबोट की ओर इशारा किया और आर्केन प्रोजेक्टाइल ने उस पर गोलियों की बौछार कर दी। आर्केन प्रोजेक्टाइल ने ब्लेड वाले रोबोट की छाती में धमाका किया और उसे कई कदम पीछे धकेल दिया। उसकी छाती थोड़ी अंदर धंस गई, लेकिन ब्लेड वाला रोबोट बस हिलता रहा और फिर बिना किसी प्रभाव के आगे बढ़ता रहा। लेवल 0 स्पेल आर्केन प्रोजेक्टाइल, जो नाइट रैंक पावरहाउस को भारी नुकसान पहुंचा सकता था, ब्लेड वाले रोबोट को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सका। इसके बजाय नाइट रैंक पावरहाउस से हमला ब्लेड वाले रोबोट के लिए एक बड़ा खतरा था। एसिड रेन। एक प्रशिक्षु वारलॉक ने ब्लेड वाले रोबोट की ओर इशारा किया और उस पर एसिड छिड़क दिया, जैसे कि उस पर केंद्रित सल्फ्यूरिक एसिड का एक बेसिन डाला गया हो। ब्लेड वाले रोबोट से सफ़ेद धुंध निकली और उसके शरीर की सतह पर गड्ढे हो गए। अगर एसिड छिड़का जाता तो एक साधारण इंसान का ऊपरी शरीर जंग खा जाता और वह अक्षम हो जाता, उसे बहुत दर्द होता। हालांकि ब्लेड वाले रोबोट ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और फिर भी चार्ज करना जारी रखा। एसिड रेन, एसिड रेन, एसिड रेन। एसिड रेन द्वारा 4 बार स्प्रे किए जाने के बाद ब्लेड वाले रोबोट का सिर पूरी तरह से जंग खा गया और वह शक्तिहीन होकर जमीन पर गिर गया। 6 प्रशिक्षु वारलॉक संख्या में बहुत कम थे। हालांकि वे संयुक्त रूप से 7 ब्लेड वाले रोबोट को गिराने में कामयाब रहे, फिर भी ब्लेड वाले रोबोट शहर की दीवार के नीचे तक चार्ज करते रहे। जब एक ब्लेड वाला रोबोट शहर की दीवार के नीचे पहुंचा तो उसने अपनी मिश्र धातु की लड़ाई के ब्लेड अपनी पीठ पर रखे और अपने हाथों को ऊपर उठाया। फिर एक और ब्लेड वाला रोबोट उसकी हथेलियों पर कूद गया और फिर उसने भी अपने हाथों को ऊपर उठाया। ब्लेड वाले रोबोट ने ये क्रिया दोहराई और जल्दी से 6 मानव सीढ़ियां बनाईं। ब्लेड वाले रोबोट बहुत फुर्ती से 6 मानव सीढ़ियों पर चढ़ गए और फिर शहर की दीवार की ओर कूद गए। आर्केन प्रोजेक्टाइल। 6 प्रशिक्षु वारलॉक केवल इस स्तर 0 मंत्र को ही डाल सकते थे। मंत्र की प्रबल प्रतिकर्षण शक्ति पर भरोसा करके उन्होंने ब्लेड वाले रोबोट को हवा में ही मार गिराया। हालांकि ब्लेड वाले रोबोट की चपलता बहुत असामान्य थी। ब्लेड वाले रोबोट की पहली लहर को अभी अभी खदेड़ा गया था जब ब्लेड वाले रोबोट की दूसरी लहर शहर की दीवार पर कूद पड़ी। अपने मिश्र धातु के युद्ध ब्लेड को लहराते हुए उन्होंने विशाल पत्थर के महल की शहर की दीवार के ऊपर सैनिकों पर बेरहमी से वार किया। भाड़ में जाओ। भारी कवच पहने और एक बड़ी तलवार पकड़े हुए एक शूरवीर ने गुस्से से दहाड़ लगाई, फिर एक शक्तिशाली जीवन ऊर्जा के साथ विस्फोट किया। एक आश्चर्यजनक हमले में ब्लेड वाले रोबोट के सिर पर वार किया और उसका सिर उड़ गया। इससे पहले कि भारी कवच वाला शूरवीर सांस ले पाता, 6 ब्लेड वाले रोबोट उस पर झपट पड़े और 12 विशाल मिश्र धातु के युद्ध ब्लेड ने 6 दिशाओं से उस पर वार किया। नाइट की मार्शल क्षमता बहुत मजबूत थी, लेकिन वह केवल 2 मिश्र धातु युद्ध ब्लेड को रोकने में कामयाब रहा, इससे पहले कि शेष मिश्र धातु युद्ध ब्लेड द्वारा उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता। कुल मिलाकर दीवार के ऊपर 13 नाइट रैंक विशेषज्ञ थे, लेकिन बड़ी संख्या में ब्लेड वाले रोबोट की घेराबंदी के तहत 13 नाइट रैंक विशेषज्ञों को जल्दी से काट दिया गया। यहाँ तक कि प्रशिक्षु वारलॉक द्वारा पीछे से सहायता प्रदान करने के बावजूद नाइट रैंक विशेषज्ञ ब्लेड वाले रोबोट का विरोध नहीं कर सके, जिन्होंने मौत के बदले मौत का सामना किया। 13 नाइट रैंक विशेषज्ञों के मारे जाने के बाद शहर की दीवार के ऊपर सैनिकों का मनोबल गिर गया और वे या तो भाग गए या घुटने टेक कर दया की भीख मांगने लगे। इससे पहले कि 6 प्रशिक्षु वारलॉक भागने का समय पाते, उन्हें घेर लिया गया और ब्लेड वाले रोबोट द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया। केवल उनके सिर ही बचे थे। लेस दैन अपने हथियार छोड़ दो और जमीन पर घुटने टेक दो और तुम बच जाओगे। ग्रेटर दैन आदर्श ने आदेश दिया और ब्लेड वाले रोबोट जोर से चिल्लाने लगे क्योंकि उन्होंने पराजित सैनिकों को मार डाला। विशाल स्टोन कैसल के अधिकांश सैनिक विस्काउंट हार्ले की निजी सेना का हिस्सा थे और उनकी लड़ने की शक्ति और वफादारी विशाल स्टोन सिटी के औसत सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। इस प्रकार केवल कुछ ने आत्मसमर्पण करना चुना, जबकि बाकी को ब्लेड वाले रोबोटों ने मार डाला। विस्काउंट हार्ले सिर्फ एक नाइट रैंक विशेषज्ञ था और जल्द ही 7 ब्लेड वाले रोबोटों की घेराबंदी में मारा गया। इस प्रकार विशाल स्टोन कैसल भी आदर्श के हाथों में आ गया। विशाल स्टोन सिटी के 4 प्रमुख परिवारों की सेनाओं ने आदर्श द्वारा विशाल स्टोन कैसल पर हमला करने के लिए अपने सैनिकों का नेतृत्व करने का लाभ उठाया और विशाल स्टोन सिटी को छोड़ दिया। बड़ी संख्या में अभिजात वर्ग भी बड़ी मात्रा में सोने, चांदी और अन्य कीमती सामानों के साथ विशाल स्टोन सिटी से भाग गए। विशाल स्टोन सिटी पर कब्जा करने के दौरान आदर्श ने 20 से कम ब्लेड वाले सैनिकों को खो दिया। विशाल स्टोन सिटी पर कब्जा करने के बाद उसने विशाल स्टोन सिटी के सहायक शहरों पर हमला करने के लिए कुछ ब्लेड वाले रोबोट भेजे। सहायक शहरों पर उसके यांत्रिक सेना ने आसानी से कब्जा कर लिया और उनके शासकों को उखाड़ फेंका। बहुत सारी जमीन उसके हाथ में आ गई और बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग रोबोट शहरों में सोलर छतरियां और युद्ध सामग्री कारखाने बनाने के लिए भेजे गए। जब उसने विशालकाय पत्थर शहर और उसके सहायक शहरों पर कब्जा कर लिया तो आदर्श के नियंत्रण में आने वाला क्षेत्र 100 गुना बड़ा हो गया। विशालकाय पत्थर शहर के आसपास के इलाके खनिज संसाधनों से भरपूर थे।
जब तक बुनियादी सुविधाएं बनी रहीं तब तक वह प्रतिदिन जितने युद्ध रोबोट बना सकता था उसकी संख्या 50 गुना बढ़ जाती। इसके अलावा बड़ी संख्या में सौर छतरियों के निर्माण के साथ उसे अब ऊर्जा की कमी नहीं रही। वह धीरे धीरे लेवल 4 युद्ध रोबोट को खत्म कर सकता था और बड़ी संख्या में लेवल 6 और लेवल 7 युद्ध रोबोट बना सकता था। लेवल 6 और लेवल 7 युद्ध रोबोट सबसे मजबूत युद्ध रोबोट थे जिनका वह इस समय बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकता था। पहले उसने बड़ी संख्या में लेवल 4 युद्ध रोबोट बनाने का विकल्प चुना क्योंकि उसके पास पर्याप्त स्टील था लेकिन ऊर्जा की कमी थी। विशाल स्टोन सिटी पर कब्जा करने के बाद उसकी स्थिति उलट गई। उसके पास पर्याप्त ऊर्जा थी लेकिन उसमें हिम्मत की कमी थी। विशाल स्टोन सिटी पर कब्जा करने के अगले दिन आदर्श ने पूरी तरह से चार्ज की गई यांत्रिक सेना को ब्लैक कॉटेज की ओर ले गया। विस्काउंट हार्ले के सिर से मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक कॉटेज का मालिक एक बूढ़ा संकी था जो एक सदी से ज्यादा समय से रह रहा था और उसके बहुत बड़े संबंध थे। ब्लैक कॉटेज वॉलॉक समूह न केवल फर्नांडो रियासत का समर्थन करने वाले वॉलॉक समूह के साथ अच्छे संबंध रखता था बल्कि उसके कई अन्य वॉलॉक समूहों के साथ भी घनिष्ठ संबंध थे। एक बार जब ब्लैक कॉटेज ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और मदद मांगी तो आदर्श को जिस दुश्मन का सामना करना पड़ा वह सिर्फ ब्लैक कॉटेज वॉलॉक समूह नहीं था। विशाल स्टोन सिटी पर कब्जा करना उसके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उसका असली दुश्मन ब्लैक कॉटेज था। 1 घंटे की पैदल यात्रा के बाद आदर्श की यांत्रिक सेना ब्लैक सिटी के सामने आ गई। ब्लैक सिटी पहले ही आपातकालीन स्थिति में प्रवेश कर चुकी थी। गेट बंद था और हर समय शहर की दीवार के ऊपर सैनिक गश्त कर रहे थे। उसकी यांत्रिक सेना ब्लैक सिटी के पास ही दिखाई दी थी जब सैनिकों के दस्ते विभिन्न चौकियों पर पहुंचे और बड़ी सतर्कता से दूर से उसकी यांत्रिक सेना पर नजर डाली। आदर्श की आंखों में एक असाधारण चमक उठी। क्या त्वरित प्रतिक्रिया है! रास्ते में कोई स्काउट नहीं था, फिर भी वे इतनी तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। वॉलॉक के साधन वास्तव में प्रभावशाली हैं। उसने ब्लैक सिटी पर नजर रखने के लिए एक माइक्रो सैटेलाइट भेजा। अपनी यांत्रिक सेना के साथ विशाल स्टोन सिटी छोड़ने के कुछ ही समय बाद ब्लैक सिटी ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और कई सैनिक युद्ध के लिए तैयार होकर अपनी चौकियों पर पहुंच गए थे। ब्लैक सिटी के बीच में वॉलॉक टावर रोशनी से जगमगा उठा। रहस्यमयी शक्ति से आकर्षित होकर एक सफेद बादल ब्लैक सिटी पर उतरा और बोनी की आकृति में संघनित हो गया, जिसने एक काले रंग की पोशाक पहनी हुई थी और उसके कफ पर चांदी का धागा बंधा हुआ था। बोनी ने यांत्रिक सेना के बीच में आदर्श को देखा और गंभीरता से कहा, मैं बोनी हूँ, ब्लैक कॉटेज का स्वामी। गोलेम सेना का स्वामी, मैं तुम्हें कैसे संबोधित करूं? मैं स्टील लॉर्ड यांग ये एक हूँ। आदर्श ने अपना रूप बदलकर प्रमुख विशेषताओं वाले किसी अन्य व्यक्ति का रूप ले लिया था। उसने आकाश में बोनी को देखा और धीरे से कहा, इस दुनिया में जादूगरों के पास अनगिनत गुप्त विधियां थीं। उनमें से कुछ बहुत ही अजीब अभिशाप भी थे जो किसी व्यक्ति को उसके नाम से ही शाप दे सकते थे। ऐसे अभिशाप शक्तिशाली नहीं थे और बोनी जैसा दुर्जय स्तर एक जादूगर आसानी से उनका विरोध कर सकता था। हालांकि आदर्श एक बेकार धरतीवासी से ज्यादा कुछ नहीं था। उसके पास अभिशापों का कोई प्रतिरोध नहीं था। एक बार शाप दिए जाने पर वह मर जाएगा, इसलिए उसने अपना असली नाम बताने की हिम्मत नहीं की। बोनी ने ठंडे स्वर में कहा, स्टील लॉर्ड यांगे, हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं है, तो आप हम पर हमला करने क्यों आए हैं? ब्लैक कॉटेज का फर्नांडो परिवार के साथ पीढ़ियों से अच्छा रिश्ता रहा है। फर्नांडो परिवार के पास न केवल लेवल 2 वॉलॉक है बल्कि वॉलॉक कॉलेज एंटालिया के साथ भी उसका घनिष्ठ संबंध है। ब्लैक कॉटेज पर आपका हमला फर्नांडो परिवार और वॉलॉक कॉलेज एंटालिया का विरोध करने जैसा है। वॉलॉक कॉलेज एंटालिया। आदर्श ने भौहें सिकुड़ी और कुछ प्रशिक्षु वॉलॉक के दिमाग से पड़ी गई यादों को याद करना शुरू कर दिया। टुरंडोट उपमहाद्वीप में वॉलॉक का हर चीज पर नियंत्रण था। साम्राज्यों और रियासतों के शाही परिवारों पर बड़े पैमाने पर वॉलॉक परिवारों का नियंत्रण था। फर्नांडो रियासत पर फर्नांडो परिवार नामक वॉलॉक परिवार का नियंत्रण था। कथित तौर पर फर्नांडो परिवार के पास एक बहुत ही दुर्जय स्तर 2 वॉलॉक था। 3796 की आवाज आदर्श के दिमाग में गूंजी। लेस देन वॉलॉक कॉलेज एंटालिया, व्हाइट एलिफेंट आइवरी, आइज ऑफ जस्टिस, रोज गार्डन, सैवेज क्लॉ और ब्लैक ड्रैगन टावर। टुरंडोट उपमहाद्वीप में 6 सबसे मजबूत वॉलॉक समूह हैं। कथित तौर पर 6 प्रमुख बलों में से प्रत्येक को ग्रेट वॉलॉक द्वारा समर्थित किया जाता है। ग्रेटर दैन। आदर्श ने अभी अभी अप्रेंटिस वॉलॉक की यादों पर एक मोटा नजर डाली थी। वह उन्हें स्वतंत्र रूप से एक्सेस नहीं कर सकता था। केवल 3796 अपनी सुपर कंप्यूटिंग चिप के साथ सभी प्रकार की सूचनाओं को स्वतंत्र रूप से एक्सेस कर सकता था। मैं ब्लैक कॉटेज पर हमला करने क्यों आया हूं? उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उठी और उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्लैक कॉटेज मेरे रास्ते में है। आदर्श की आंखों में ठंडी हत्या की भावना चमक उठी और उसने ठंडे स्वर में कहा, वॉलॉक पथ पर आगे बढ़ने के लिए आपको और अधिक संसाधनों की आवश्यकता है। मुझे फर्नांडो रियासत के संसाधन पसंद हैं। बॉनी, अगर आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है तो मेरी बात मान लें। मैं आपको एक अच्छी स्थिति दे सकता हूं, अन्यथा आप आज यहां मर जाएंगे। आप वॉलॉक पथ पर मेरे पहले कदम होंगे। वॉलॉक टुरंडोट उपमहाद्वीप में प्रथम श्रेणी के अस्तित्व थे और उनमें से प्रत्येक के पास असाधारण शक्ति थी।
हालांकि आदर्श के लिए सबसे आकर्षक बात यह थी कि एक बार आधिकारिक स्तर 1 वॉरलॉक बनने के बाद उसका जीवनकाल 200 साल तक बढ़ जाएगा, एक बार स्तर 2 वॉरलॉक बनने के बाद 300 साल तक और एक बार स्तर 3 वॉरलॉक बनने के बाद 400 साल तक। एक बार जब वह महान वॉरलॉक बन जाता है तो उसका जीवनकाल 1000 साल तक बढ़ जाता है। वॉरलॉक बनना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले आपको साधना के लिए योग्यता रखनी थी। आमतौर पर वॉरलॉक के वंशजों में साधना के लिए योग्यता होने की संभावना आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक थी। दूसरे शब्दों में, अभिजात वर्ग में पैदा हुए लोगों में साधना के लिए योग्यता होने की संभावना काफ़ी अधिक थी। इसके अतिरिक्त वॉरलॉक के रूप में साधना का अभ्यास करने के लिए आपको ज्ञान के विभिन्न निकायों को सीखना होगा। प्रत्येक ज्ञान का बहुत महत्व था। यदि उनकी साधना योग्यता स्वर्ग विरोधी थी और वे इतने भाग्यशाली थे कि दूसरों द्वारा खोजे गए, तो आम लोगों के पास भी वॉरलॉक के मार्ग पर चलने का मौका होगा। एक बेकार धरतीवासी के रूप में आदर्श की साधना के लिए योग्यता निराशाजनक थी। हालांकि अंतर्निहित कमियों को पूरा किया जा सकता था। इसी तरह साधना योग्यता के मामले में कमी को भारी मात्रा में संसाधनों के साथ पूरा किया जा सकता था। पूरे फर्नांडो रियासत के संसाधनों के साथ उनके लिए आधिकारिक स्तर 1 वॉरलॉक के रूप में पदोन्नत होना संभव था। बोनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, तुम्हें अपने अहंकार और मूर्खता की कीमत चुकानी पड़ेगी। आदर्श ने ठंडे स्वर में मुस्कुराते हुए आदेश दिया, हमला करो। 400 ब्लेड वाले रोबोट अचानक हरकत में आए और तेजी से ब्लैक सिटी की ओर दौड़ पड़े। स्वैम्प फील्ड, ब्लैक सिटी के बीच में वॉरलॉक टॉवर के अंदर बोनी ने इशारा किया और लेवल 1 का जादू डाला। 60 मीटर ऊंचा वॉरलॉक टॉवर रोशनी से चमक उठा और अचानक ब्लैक सिटी के सामने की जमीन पर एक शक्तिशाली और रहस्यमयी उतार चढ़ाव ने उसे घेर लिया। ब्लैक सिटी के सामने एक बहुत बड़ा दलदल दिखाई दिया। दलदल 3 किलोमीटर लंबा और 100 मीटर चौड़ा था। मूल रूप से लेवल 1 का जादू स्वैम्प फील्ड इतना डरावना नहीं था और एक झटके में विशाल दलदल नहीं बना सकता था। हालांकि वॉरलॉक टॉवर से मिले बूस्ट से ऐसा चमत्कार संभव था। टोरंडोट उपमहाद्वीप में एक स्वीकृत सत्य था, यदि आप कम से कम 2 रैंक से अधिक मजबूत नहीं हैं, तो आपको वॉरलॉक टॉवर में वॉरलॉक को कभी चुनौती नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करना आत्मघाती होगा। अचानक उनके सामने दलदल आ गया। 400 ब्लेड वाले रोबोट दलदल में गिरने से बच नहीं सके। वे दलदल में उलझ गए और धीरे धीरे डूब गए। ब्लेड वाले रोबोट जितना संघर्ष करते उतनी ही तेजी से डूबते। कुछ ही देर में वे दलदल में डूब गए। शहर की दीवार के ऊपर खड़े सैनिकों ने जब 400 ब्लेड वाले रोबोट को दलदल में डूबते देखा तो वे खुशी से झूम उठे। आदर्श की आंखें उत्साह से चमक उठीं और उसने बुदबुदाया, अद्भुत! ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। यह एक वॉरलॉक की शक्ति है। इतना दुर्जय उसके लिए, जो वॉरलॉक के रास्ते पर चलने का दृढ़ संकल्प था। वॉरलॉक जितने अधिक शक्तिशाली होते, उसकी रुचि उतनी ही अधिक होती। वन यांग ये विशाल दलदली क्षेत्र ने 400 युद्ध रोबोटों को निगल लिया। रहस्यमय शक्ति गायब हो गई और जमीन सामान्य हो गई। 10 मीटर, क्या यह आपकी सीमा है? मेरे गोलेम इतना संभाल सकते हैं, बोनी? आदर्श ने व्यंग्य किया और अपना हाथ लहराया और 100 ब्लेड वाले रोबोट गति में धुंधले हो गए। वे तेजी से उस स्थान पर पहुंचे जहां 400 ब्लेड वाले रोबोट दफन थे, फिर विशाल फावड़े निकाले और 400 ब्लेड वाले रोबोटों को जमीन से खोदना शुरू कर दिया। आखिरकार बोनी केवल एक लेवल 1 वॉरलॉक था, और भले ही उसे वॉरलॉक टॉवर से समर्थन मिला था, लेकिन लेवल 1 स्वैम्प फील्ड मंत्र केवल 10 मीटर भूमिगत युद्ध रोबोटों को फंसा सकता था। यदि प्रतिद्वंद्वी मानव था तो उन्हें 10 मीटर भूमिगत दफनाना निश्चित रूप से उनकी जान ले लेगा, लेकिन ब्लेड वाले रोबोटों के लिए उन्हें भूमिगत दफनाना केवल उन्हें स्थिर कर देगा। हमला करें! शहर की दीवार के ऊपर एक अधिकारी ने दहाड़ लगाए। शहर की दीवार के ऊपर विशाल गुलेल और भारी क्रॉसबो दिखाए दिए। 100 ब्लेड वाले रोबोट पर 7 मीटर लंबे भारी बोल्ट और 1 या 2 टन वजनी विशाल चट्टानें फेंकी गईं। एक भारी बोल्ट ने ब्लेड वाले रोबोट की छाती में गोली मार दी, जिससे उसका ऊपरी शरीर स्क्रैप मेटल के कई टुकड़ों में बिखर गया। 1 टन वजनी एक विशाल चट्टान आसमान से गिरी और ब्लेड वाले रोबोट को चकनाचूर कर दिया। ब्लैक सिटी को ब्लैक कॉटेज वॉरलॉक समूह का समर्थन प्राप्त था और इस तरह ये जायंट स्टोन सिटी से 100 गुना अधिक समृद्ध था और इसमें विभिन्न भारी हथियारों की संख्या कम से कम 10 गुना थी। विभिन्न भारी हथियारों के हमले में ब्लेड वाले रोबोट चकनाचूर हो गए और टुकड़े टुकड़े हो गए। आदर्श के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं दिखा, क्योंकि उसने अपने ब्लेड वाले रोबोट को भारी हथियारों से तबाह होते देखा। लेवल 4 ब्लेड वाले रोबोट सबसे कम तकनीक वाले थे। जब तक उनके अवशेष वापस मिल जाते, उन्हें गलाकर जल्दी से जल्दी नया बनाया जा सकता था। इसके लिए थोड़ी ऊर्जा की जरूरत होती। चाहे कितने भी ब्लेड वाले रोबोट नष्ट हो जाएं, जब तक वह जीत जाता, अवशेषों को वापस पाया जा सकता था और नए ब्लेड वाले रोबोट बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था। ये ब्लेड वाले रोबोट के हमेशा के लिए पुनर्जन्म लेने के बराबर था। इसकी वजह से ही आदर्श अपने ब्लेड वाले रोबोट का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल कर सकता था और हताहतों की परवाह नहीं करता था। फायरबॉल! ब्लैक सिटी के भारी हथियारों ने कुछ वॉली फायर करके बड़ी संख्या में ब्लेड वाले रोबोट को नष्ट कर दिया, जिसके बाद बोनी ने अपनी उंगली से इशारा किया और लेवल 1 मंत्र फायरबॉल का जाप किया। वॉरलॉक टॉवर से फायरबॉल जैसे गोले उड़े, बचे हुए ब्लेड वाले रोबोट पर गिरे और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया।
जब उन्होंने ब्लेड वाले रोबोट को उड़ते हुए देखा तो ब्लैक सिटी की सिटी वॉल पर मौजूद सैनिक खुशी से झूम उठे और उनका मनोबल बहुत बढ़ गया। अद्भुत! वॉरलॉक टॉवर के साथ वॉरलॉक एक मानव सदृश स्वचालित बंदूक की तरह है जिसमें असीमित गोला बारूद है। इसके अलावा यह अभी भी एक बहुकार्यात्मक मानव सदृश स्वचालित बंदूक है। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा और गंभीर होना चाहिए। आदर्श ने ब्लेड वाले रोबोट को अलग अलग हिस्सों में बिखरते हुए देखा, थोड़ा मुस्कुराया और अपने हाथों से ताली बजाई। ब्लेड वाले रोबोट धीरे धीरे उसके पीछे की झाड़ियों से प्रकट हुए। 10, 100, 1000, 10,000, 30,000। 30,000 ब्लेड वाले रोबोट उसके पीछे से प्रकट हुए और एक घनी यांत्रिक सेना का गठन किया जो पहली नज़र में असीम लग रही थी। ब्लेड वाले रोबोट की उपस्थिति के साथ शहर की दीवार के ऊपर योद्धाओं के रंग बदल गए। जब उन्होंने 30,000 ब्लेड वाले रोबोट को 3 कोर में विभाजित देखा तो उनके चेहरे पीले पड़ गए और उनकी आंखों में निराशा चमक उठी। एक पीले रंग के मानव अधिकारी ने कांपती हुई आवाज में कहा, यह कैसे संभव है? इतने सारे गोलेम कैसे हैं? एक और पीले रंग के मानव अधिकारी ने बड़बड़ाया, असंभव। एक नाइट रैंक गोलेम की कीमत कम से कम 3,000 सोने के सिक्के हैं। इतने सारे गोलेम 90 मिलियन सोने के सिक्कों के बराबर हैं। एकमात्र प्रशिक्षु वॉरलॉक के पास इतने सारे गोलेम कैसे हो सकते हैं? क्या हम एक महान वॉरलॉक रैंक के अल्केमिस्ट का सामना कर रहे हैं? जब बॉनी, जो हवा में था, ने 30,000 ब्लेड वाले रोबोट देखे तो उसकी आंखें बाहर निकल आईं और वह चिल्लाया, नहीं, आपके पास इतने सारे गोलेम कैसे हो सकते हैं? सैकड़ों नाइट रैंक के गोलेम का सामना करते हुए लेवल 1 वॉरलॉक बॉनी वॉरलॉक टॉवर की मदद से उन्हें आसानी से संभाल सकता था। लेकिन 30,000 नाइट रैंक के गोलेम के सामने बॉनी को जीत की कोई निश्चितता नहीं थी। 30,000 ब्लेड वाले रोबोट ने 10,000 ब्लेड वाले रोबोट के 3 विशाल चौकोर आकार के एक समान और व्यवस्थित स्वरूप बनाए। प्रत्येक यांत्रिक कोर शांत और बर्फीले थे। कुलीन मानव योद्धाओं की तुलना में ब्लेड वाले रोबोट और भी अधिक आज्ञाकारी और व्यवस्थित थे। वहां खड़े होने मात्र से ही वे लोगों को दमन का एहसास कराते थे। आदर्श ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, हमला करो। 3 यांत्रिक कोर अलग अलग दिशाओं से ब्लैक सिटी की ओर भागे। दलदल क्षेत्र। बोनी का रंग अचानक बहुत बदल गया और उसने फिर से भूभाग बदलने वाला मंत्र डाला। वॉरलॉक टॉवर से एक शक्तिशाली उतार चढ़ाव फूटा जिसने ब्लैक सिटी के सामने की जमीन को घेर लिया और एक विशाल दलदल बना दिया। ब्लेड वाले रोबोट सीधे दलदल में कूद गए, अपने हाथ ऊपर उठाए और धीरे धीरे डूबते हुए प्लेटफॉर्म जैसा कुछ बनाया। पीछे के ब्लेड वाले रोबोट अपने सामने के ब्लेड वाले रोबोट से बने प्लेटफॉर्म पर चढ़ गए और आगे बढ़ गए। बॉनी द्वारा डाला गया लेवल 1 स्पेल स्वैम्प फील्ड बहुत व्यापक था। हालांकि वह सिर्फ लेवल 1 वॉरलॉक था। इस प्रकार हालांकि स्वैम्प फील्ड का दायरा बहुत बड़ा था लेकिन इसकी गहराई काफ़ी कम थी, सिर्फ 10 मीटर। सिर्फ 5 ब्लेड वाले रोबोट दलदल में एक प्लेटफॉर्म बना सकते थे। ब्लेड वाले रोबोट में एक मजबूत कंप्यूटिंग शक्ति थी। उन्होंने प्लेटफॉर्म पर सटीक तरीके से कदम रखा और तेजी से विशाल स्वैम्प फील्ड पर छलांग लगाई और फिर शहर की दीवार के नीचे की ओर भागे। जैसे ही वे शहर की दीवार के नीचे पहुंचे, ब्लेड वाले रोबोट ने तेजी से मानव सीढ़ियां स्थापित कीं। शहर की दीवार के ऊपर सैनिकों ने ब्लेड वाले रोबोट पर खौलता पानी और खौलता तेल डाला लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। लैंप ऑयल की बाल्टियां भी नीचे डाली गईं। इसके बाद लैंप ऑयल पर एक मशाल फेंकी गई और ब्लेड वाले रोबोट पर आग की लपटों का एक विशाल समुद्र छा गया। आग की लपटों के जलते समुद्र के भीतर ब्लेड वाले रोबोट अभी भी शांत थे, जब तक कि लपटों का तापमान उनके पिघलने के बिंदु तक नहीं पहुंच गया, अन्यथा वे स्टील की तरह अडिग रहेंगे। 4 लगभग किसी भी हमले का ब्लेड वाले रोबोट पर कोई असर नहीं हुआ। जब कुछ नाइट रैंक के पावरहाउस ने बड़े पत्थर उठाए तभी वे 1 दर्जन ब्लेड वाले रोबोट को चकनाचूर कर पाए। लेकिन ये ब्लैक सिटी में मानव सैनिकों का अंतिम प्रतिरोध भी था। जब 20 मानव सीढ़ियां खड़ी की गईं तो बड़ी संख्या में ब्लेड वाले रोबोट आ गए। भाड़ में जाओ, तुम सब भाड़ में जाओ, तुम कमबख्त गोलेम। 2 मीटर लंबी तलवार पकड़े और 100 किलोग्राम से अधिक भारी कवच पहने एक महान शूरवीर ने भयंकर दहाड़ लगाई, ब्लेड वाले रोबोट के सामने दौड़ा और ब्लेड वाले रोबोट पर वार किया जिससे वह 2 टुकड़ों में कट गया। महान शूरवीर के पीछे 8 शूरवीर थे जो एक छोटे तीर का गठन कर रहे थे। जहां भी महान शूरवीर द्वारा लहराई गई भयावह तलवार गुजरती, ब्लेड वाले रोबोट या तो झटके से दूर चले जाते या आधे में कट जाते। ग्रेट नाइट के साथ 8 शूरवीरों ने उसके पार्श्व और पिछले हिस्से की रक्षा की ताकि वह बिना घेरे में आए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सके। लेकिन ग्रेट नाइट का हमला शाम के सूर्यास्त जैसा था। चाहे वह कितना भी लड़े, शहर की दीवार के ऊपर ब्लेड वाले रोबोट की संख्या में वृद्धि हुई। निडर और भावशून्य, ब्लेड वाले रोबोट अपने मिश्र धातु के ब्लेड लहराते हुए मानव सैनिकों के बीच में घुस गए और मांस और रक्त का तूफान खड़ा कर दिया। ब्लैक सिटी के असंख्य मानव सैनिकों की चीखों के साथ शहर की दीवार के ऊपर नरसंहार शुरू हो गया। ब्लेड वाले रोबोट के हमले के तहत मानव सैनिक एक के बाद एक टूट गए और बिखर गए। इसमें बहुत समय नहीं लगा, इससे पहले कि ग्रेट नाइट्स के नेतृत्व में केवल 4 नाइट दस्ते शहर की दीवार के ऊपर रह गए जिन्होंने अभी भी हठपूर्वक विरोध किया। ब्लेड वाले रोबोट की विशाल यांत्रिक सेना सीधे वॉरलॉक टॉवर की ओर बढ़ी, जबकि केवल 1000 ब्लेड वाले रोबोट शेष 4 नाइट दस्तों को घेरने के लिए अलग हो गए। लेस दैन आत्मसमर्पण करो और तुम जीवित रह पाओगे, अन्यथा मर जाओ।
ग्रेटर दैन एक ब्लेडेड रोबोट ने 4 नाइट दस्तों की ओर ठंडी और कृत्रिम आवाज में कहा। मानव दुनिया में नाइट रैंक के पावरहाउस बेहद दुर्लभ थे। व्यवहारिक रूप से 1000 साधारण लोगों में से केवल एक को नाइट रैंक पावरहाउस बनने का मौका मिला था। 4 नाइट दस्ते ब्लैक सिटी का सार थे। अगर वे आत्मसमर्पण कर देते तो आदर्श टुरंडोट उपमहाद्वीप के मानव समाज में आसानी से आगे बढ़ सकता था। पटुई, तुम राक्षस हो, बकवास खाओ। बड़े बड़े नाइट बैनेट की आंखों में एक अनियंत्रित चमक थी और उसने ब्लेडेड रोबोट पर थूक दिया। ब्लेडेड रोबोट ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, इस दस्ते में सभी को मार डालो। 200 ब्लेडेड रोबोट एक साथ आगे बढ़े और सभी दिशाओं से बैनेट और उसके साथ अधीनस्थों पर झपट पड़े। चलो भागते हैं, बैनेट ने दहाड़ते हुए अपने हाथों में तलवार लहराई और उन ब्लेड वाले रोबोटों पर वार किया जो पहले से ही दौड़ रहे थे। मुझे बचाओ, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लगभग उसी समय बैनेट ने मदद के लिए चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने पलट कर देखा, केवल अपने पीछे चल रहे साथियों को ब्लेड वाले रोबोटों की अंतहीन धारा द्वारा कई टुकड़ों में काट दिया गया था। बैनेट के साथ दस्ते के सदस्यों को ब्लेड वाले रोबोटों ने 5 सांसों से भी कम समय में मार डाला। पूरी ताकत से दस्ते के 7 सदस्यों ने 5 ब्लेड वाले रोबोटों को नष्ट करने में कामयाबी हासिल की। नहीं, कमीनों, उसकी आंखें लाल हो गईं। बैनेट ने एक दिल दहला देने वाली दहाड़ लगाई, अपनी तलवार लहराई, एक ब्लेड वाले रोबोट की कमर पर वार किया और तुरंत उसे कमर के आर पार काट दिया। बैनेट पर 6 दिशाओं से 12 मिश्र धातु के ब्लेडों ने वार किया। अपने दस्ते के सदस्यों से सुरक्षा खोने के बाद वह कई टुकड़ों में कटने से पहले बमुश्किल 4 मिश्र धातु ब्लेड को रोकने में कामयाब रहा। जब शेष 3 नाइट दस्तों ने यह दृश्य देखा तो उनके अंदर एक ठंडक भर गई। बैनेट ब्लैक सिटी का सबसे मजबूत महान नाइट था। इस तरह के शक्तिशाली को ब्लेड वाले रोबोट ने आसानी से हरा दिया। इसलिए अगर वे अपने प्रतिरोध में लगे रहे तो केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मोटे दाढ़ी वाले मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति जॉन ने अपने पीछे के शूरवीरों को देखा, फिर एक लंबी सांस ली और अपनी तलवार गिरा दी। गुप्त रूप से राहत महसूस करते हुए जॉन के दस्ते के सदस्यों ने अपनी तलवारें गिरा दीं। जॉन के आत्मसमर्पण करने के बाद शेष 2 नाइट दस्तों के शक्तिशाली लोगों ने भी आत्मसमर्पण करने का फैसला किया। विशाल यांत्रिक सेना ने ब्लैक सिटी के कमजोर प्रतिरोध को कुचल दिया क्योंकि यह आगे बढ़ रहा था और जल्द ही वॉलॉक टावर के सामने पहुंच गया। एसिड रेन, डार्क रेज, आर्कन प्रोजेक्टाइल, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। जैसे ही मैकेनिकल सेना वॉलॉक टावर से 200 मीटर की दूरी पर पहुंची, 100 से अधिक लेवल 0 मंत्र ब्लेड वाले रोबोटों के बीच में आ गिरे और उनमें से दर्जनों को नष्ट कर दिया। ब्लैक कॉटेज के 100 से ज्यादा अप्रेंटिस वॉलॉक टावर की दूसरी मंजिल पर खड़े थे। 100 से ज्यादा अप्रेंटिस वॉलॉक ब्लैक कॉटेज की रीढ़ थे। वॉलॉक टावर में जादुई मजबूती के गुण थे। वॉलॉक टावर के भीतर 100 से ज्यादा अप्रेंटिस वॉलॉक जो लड़ाई की ताकत दिखा सकते थे, वह कई लेवल 1 वॉलॉक के बराबर थी। दर्जनों ब्लेड वाले रोबोट नष्ट हो जाने के बाद बची हुई विशाल यांत्रिक सेना अप्रभावित रही और फिर भी वॉलॉक टावर पर टूट पड़ी। इस समय वॉलॉक टावर का गेट खुला और 2 7 मीटर लंबे स्टील के गोलेम और 2 6 मीटर लंबी डरावनी तलवारें वॉलॉक टावर से बाहर निकलीं। जैसे ही 2 स्टील के गोलेम दिखाई दिए, उनकी रूबी आंखें लाल रोशनी से चमक उठीं। फिर उन्होंने अपनी तलवारें लहराईं और ब्लेड वाले रोबोट पर जमकर वार किया। एक ब्लेड वाले रोबोट ने अपने सामने अवरोध पैदा करने के लिए अपने मिश्र धातु के ब्लेड उठाए। एक स्टील गोलेम ने ब्लेड वाले रोबोट के मिश्र धातु ब्लेड पर अपनी तलवार से जोरदार वार किया और बलपूर्वक ब्लेड वाले रोबोट को उसके मिश्र धातु ब्लेड के साथ तोड़ दिया। महान शक्ति, चपलता, उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। वॉलॉक टावर के प्रवेश द्वार की दृढ़ता से रक्षा करते हुए 2 स्टील गोलेम ने ब्लेड वाले रोबोट को उन्मत्त रूप से नष्ट कर दिया। वॉलॉक टावर में 100 से अधिक प्रशिक्षु वॉलॉक लगातार स्टील गोलेम की युद्ध क्षमता को मजबूत करने के लिए लेवल 0 मंत्र का जाप करते रहे। स्टील गोलेम ऐसे हथियार थे जिन्हें परिष्कृत करने के लिए एक वास्तविक कीमियागर ने बहुत प्रयास और कई कीमती सामग्री खर्च की थी। न केवल उनके पास काइनाइट रैंक की लड़ाई की ताकत थी, बल्कि वे अभी भी विभिन्न स्थिति मंत्रों से बढ़ावा सहन कर सकते थे। वे दुर्जय थे। एक बार जुटाए जाने के बाद 2 स्टील गोलेम 1000 मजबूत साधारण सेना को हराने में भी सक्षम थे। अप्रेंटिस वॉलॉक ने लगातार ब्लेड वाले रोबोट पर वॉलॉक टावर से अलग अलग लेवल 0 मंत्रों से हमला किया ताकि वे 2 स्टील गोलेम को घेर न सकें। हालांकि दोनों स्टील गोलेम में भयानक युद्ध कौशल था, लेकिन एक बार सैकड़ों और हजारों ब्लेड वाले रोबोटों द्वारा घेर लिए जाने के बाद केवल विनाश ही उनका इंतजार कर रहा था। ब्लेड वाले रोबोट में मनोबल की कोई धारणा नहीं थी। चाहे उनमें से कितने भी नष्ट हो जाएं, वे अपने सामने शिकार पर वार करते रहेंगे जब तक कि आदर्श उन्हें रुकने का आदेश नहीं देता। जब एक ब्लेड वाला रोबोट वॉलॉक टावर के सामने पहुंचा तो उसने अपने हाथों को वॉलॉक टावर पर दबाया और उसकी उंगलियों से छोटे छोटे चूसने वाले निकले और टावर पर मजबूती से चिपक गए। अपने हाथों को बारी बारी से घुमाते हुए वह बहुत ही फुर्ती से वॉलॉक टावर की चिकनी दीवार पर चढ़ गया। हालांकि 2 स्टील के गोलेम ने कई ब्लेड वाले रोबोट को रोक रखा था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में ब्लेड वाले रोबोट दूसरी दिशाओं से वॉलॉक टावर की दीवार पर चढ़ने के लिए गए। ब्लेड वाले रोबोटों की घनी भीड़ चींटियों की तरह वॉलॉक टावर पर चढ़ गई, जिससे एक भयानक तस्वीर बन गई।
जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो वॉरलॉक टॉवर के भीतर कई प्रशिक्षु वॉरलॉक के चेहरे फीके पड़ गए और उनकी आंखों में डर की चमक आ गई। प्रशिक्षु वॉरलॉक ने एक समय या किसी अन्य समय में बहुत से दुश्मनों को हराया था। हालांकि उन्होंने कभी भी इतनी बड़ी भीड़ नहीं देखी थी। चाहे वे कितने भी ब्लेड वाले रोबोट को गिरा दें, उनकी जगह लेने के लिए और भी बहुत कुछ होगा। अंतहीन संघर्ष की यह भावना निराशाजनक थी। रहस्यमय प्रक्षेप्य, अम्लीय वर्षा, अंधेरे किरणें, उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। वॉरलॉक टॉवर की दूसरी मंजिल पर 4 खिड़कियां थीं। 4 खिड़कियों पर प्रशिक्षु वॉरलॉक असहनीय दबाव में थे क्योंकि वे ब्लेड वाले रोबोट पर मंत्रों से बमबारी कर रहे थे और उन्हें एक एक करके नीचे गिरा रहे थे। ब्लेड वाले रोबोट के जमीन पर गिरने के बाद वे फिर से वॉरलॉक टॉवर की खिड़कियों की ओर तेजी से चढ़ते जब तक कि उनका कोर माइक्रोचिप नष्ट नहीं हो जाता। प्रशिक्षु वॉरलॉक का समर्थन खोने के बाद 2 स्टील गोलेम सैकड़ों अथक ब्लेड वाले रोबोटों द्वारा उन्मत्त रूप से घेर लिए गए। 2 स्टील गोलेम केवल 1 दर्जन राउंड तक ही प्रतिरोध करने में कामयाब रहे, इससे पहले कि वे सैकड़ों ब्लेड वाले रोबोटों द्वारा विघटित हो गए और जमीन पर गिर गए। हालांकि जमीन पर गिरने से पहले वे 150 से ज्यादा ब्लेड वाले रोबोट को नष्ट करने में कामयाब रहे। जब 2 स्टील के गोले गिरे तो कई ब्लेड वाले रोबोट वॉरलॉक टॉवर की ओर बढ़े। कुछ ने अपने मिश्र धातु के ब्लेड हटा दिए और प्रत्येक हाथ से एक ड्रिल बिट बढ़ाया। दृढ़ता से उन पर वॉरलॉक टॉवर के गेट की ओर भरोसा किया, उन्हें बेतहाशा घुमाया और गेट में छेद कर दिए। अपने मिश्र धातु के ब्लेड लहराते हुए दूसरों ने गेट पर हिंसक वार किया और उसमें उतले निशान बना दिए। ब्लेड वाले रोबोट को वॉरलॉक टॉवर को दूर से घेरते हुए देखकर आदर्श हैरान रह गया। आधिकारिक लेवल 1 वॉरलॉक बोनी ने इस पूरे समय कोई कदम नहीं उठाया था। वह क्या सोच रहा था? अगर उसने कुछ किया तो वह सैकड़ों ब्लेड वाले रोबोट को नष्ट कर सकता है। आदर्श के लिए जब तक वह जीतता है उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हजारों ब्लेड वाले रोबोट नष्ट हो गए। ब्लेड वाले रोबोट को गोला बारूद के कारखानों में फिर से पिघलाया और पुनर्जन्म दिया जा सकता था। केवल तभी जब दुश्मन चतुर हो और ब्लेड वाले रोबोट के अवशेषों को ले जाए, तभी इसे वास्तव में ब्लेड वाले रोबोट को मारना माना जा सकता है। आग का गोला। अचानक वॉरलॉक टॉवर एक रोशनी से जगमगा उठा और व्यवहारिक रूप से एक पंक्ति बनाते हुए 10 विशाल आग के गोले आदर्श की ओर गिरे। आदर्श के चारों ओर ब्लेड वाले रोबोट आग के गोले पर हमला करने के लिए उछल पड़े। धमाका धमाका धमाका। बहरा कर देने वाले विस्फोटों के बाद ब्लेड वाले रोबोट विशाल आग के गोले से टुकड़े टुकड़े हो गए। आदर्श ने उपहास किया और कहा, सिर काटना वाकई एक बढ़िया विचार है। दुर्भाग्य से मुझे मारना इतना आसान नहीं है। वाकई नरक में जाओ, स्टील लॉर्ड यांग ये। विशाल विस्फोटों के बीच से एक उदास और अत्याचारी आवाज आई। अचानक बहुत सारा काला कोहरा बाहर आया और उसने आदर्श और उसके इर्द गिर्द मौजूद 800 ब्लेड वाले रोबोट को एक झटके में ढक लिया। पलक झपकते ही घने अंधेरे ने उसे निगल लिया और उसकी दृष्टि छीन ली। आदर्श ने शांति से कहा, इंफ्रारेड स्कैनिंग सिस्टम और ध्वनिक स्थान चालू करो। मर जाओ। गुस्से से भरी आवाज के बाद एक पंजे ने आदर्श की छाती को चीर दिया। लगभग उसी समय आदर्श ने इंफ्रारेड स्कैनिंग सिस्टम और ध्वनिक स्थान प्रणाली चालू कर दी। दोनों प्रणालियों से प्राप्त जानकारी का पुनर्निर्माण और विश्लेषण करने के बाद उसने किसी की छाती को चीरते हुए छवि देखी। इस बीच बोनी 3 मीटर लंबे काले शैतान में बदल गया था, जिसके सिर पर सींग और पीठ पर पंख थे। 3796 ने एकत्रित डेटा को आदर्श के दिमाग में भेजा। लेस देन फी एंड मॉफ। ये ब्लडलाइन वॉरलॉक की एक गुप्त विधि है। राक्षसी रक्त वंशों को प्रत्यारोपित करके वॉरलॉक राक्षसी की दुर्जय शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। ग्रेटर दैन फीएंस बेहद शक्तिशाली शैतान थे। सबसे कम फीएंस में लेवल 1 वॉरलॉक रैंक की युद्ध कौशल थी। इसके अतिरिक्त वे न केवल शारीरिक रूप से मजबूत थे, बल्कि मंत्रों को डालने में भी स्वाभाविक रूप से कुशल थे। कुछ वॉरलॉक फीएंड ब्लडलाइन को ट्रांसप्लांट करना पसंद करते थे ताकि वे जल्दी से बहुत शक्तिशाली बन सकें और उनकी खेती आसान हो सके। ब्लडलाइन वॉरलॉक थे जिन्होंने अपने शरीर में विभिन्न प्रकार की रक्त रेखाओं को ट्रांसप्लांट किया और दुर्जय शैतानों की ताकत हासिल की। दुर्जय रक्त रेखाओं के ट्रांसप्लांट के सफल होने के बाद ऐसे वॉरलॉक को बहुत शक्ति प्राप्त होगी। वे वॉरलॉक थे जिन्होंने सबसे आसानी से दुर्जय शक्ति प्राप्त की। एकमात्र कमी ये थी कि एक बार जब उनका शरीर और ट्रांसप्लांट की गई रक्त रेखाएं असंगत हो जाती थीं, तो वे फट सकते थे, पागल हो सकते थे या अन्य खतरों के संपर्क में आ सकते थे। बॉनी पहले से ही एक शीर्ष स्तर 1 वॉरलॉक था, लेकिन फी एंड मॉफ से गुजरने के बाद उसकी लड़ाई की ताकत सबसे कमजोर स्तर 2 वॉरलॉक के बराबर हो गई। अगर यह हमला सफल हो जाता तो यह आसानी से आदर्श के दिल को छेद सकता था। तुम्हारे पास दिल नहीं है। नहीं, तुम एक गोलेम हो। नहीं, क्या हो रहा है? तुम क्या हो? जब बोनी का पंजा आदर्श की छाती में घुसा तो उसके चेहरे पर भयावह मुस्कान अचानक नाटकीय रूप से बदल गई और सदमे में बदल गई। उसने आदर्श के दिल की जगह से एक तरल धातु का दिल निकाला। तरल धातु का दिल बोनी के हाथ से उड़कर आदर्श के शरीर में घुस गया। ब्लैक कॉटेज का मालिक वाकई बहुत शक्तिशाली है। चलो मैं तुम्हें एक उपहार देता हूँ। आदर्श ने बोनी को देखकर मुस्कुराया और उसका शरीर एक झटके में फट गया। वॉपिंग फोर्स फील्ड। बोनी का चेहरा अचानक बहुत बदल गया और उसने लेवल 1 रक्षात्मक जादू डाला।
धमाका 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 धमाका। उसी समय आदर्श के इर्द गिर्द मौजूद 800 ब्लेड वाले रोबोट में विस्फोट हो गया और भयावह विस्फोटों ने बोनी और उसके आसपास की हर चीज को एक झटके में अपनी चपेट में ले लिया। पृथ्वी हिल गई और चारों ओर भयंकर शॉकवेव फैल गई, जिससे धुआं उठने लगा। विस्फोट से निकला धुआं अभी पूरी तरह से फैला भी नहीं था कि 200 ब्लेड वाले रोबोट तेजी से धुएं में समा गए। थोड़ी देर बाद 200 ब्लेड वाले रोबोट बोनी के क्षतिग्रस्त शरीर के साथ बाहर आए। 5 आदर्श बगल से बाहर आया, बोनी को देखा और प्रशंसा की, अद्भुत, वह अभी मरा नहीं है। एक राक्षसी शरीर की जीवन शक्ति निश्चित रूप से दुर्जेय है। बोनी पूरी तरह से घायल था, उसकी आंखें बंद थीं, बहुत खून बह रहा था, फिर भी उसकी छाती अभी भी धीरे धीरे ऊपर नीचे हो रही थी। स्पष्ट रूप से वह अभी मरा नहीं था। इसके अलावा उसके शरीर पर कुछ छोटे मोटे घाव पहले ही ठीक होने लगे थे। मनुष्यों के विपरीत राक्षस बहुत अधिक जीवन शक्ति वाले शैतान थे। उनके मांसल शरीर बहुत शक्तिशाली थे और उनके ठीक होने की दर बहुत भयावह थी। कुलीन वंश के कुछ महान राक्षस धीरे धीरे ठीक हो सकते थे और एक नया शरीर विकसित कर सकते थे, भले ही उनका केवल एक दिल बचा हो। मैं वर्तमान में लेवल 1 वॉरलॉक को वश में नहीं कर सकता। उसे मार दो, लेकिन उसका सिर बचा लो। आदर्श के आदेश पर एक ब्लेड वाला रोबोट आगे बढ़ा और बोनी का सिर काट दिया। इस प्रकार सिर और शरीर अलग होने के बाद ब्लैक कॉटेज बोनी के स्वामी और एक दुर्जय लेवल 1 वॉरलॉक आदर्श के हाथों मारे गए। आदर्श ने शैतान ब्लडलाइन वॉरलॉक बोनी के शरीर को देखा और अंदर से भयभीत महसूस किया। वॉरलॉक के साधन वास्तव में अजीब और दुर्जय हैं। अगर मेरा असली शरीर यहाँ होता तो मैं पहले ही मर चुका होता। मेरा असली शरीर अभी भी बहुत कमजोर है। आदर्श के नियंत्रण में यांत्रिक सेना इतनी शक्तिशाली थी कि एक आधिकारिक लेवल 1 वॉरलॉक भी मारा जा सकता था। यांत्रिक सेना की एकमात्र कमजोरी उसका असली शरीर था। एक बार उसका असली शरीर मर गया तो पूरी यांत्रिक सेना ढह जाएगी। इस तरह आदर्श ने युद्ध के मैदान में अपने असली शरीर को व्यक्तिगत रूप से प्रकट करने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्य से वह काफी सतर्क था, वरना वह अब तक मर चुका होता। लेस देन बॉनी मर चुका है, क्या तुम अब भी विरोध करना जारी रखना चाहते हो? ग्रेटर दैन एक ब्लेड वाला रोबोट वॉरलॉक टॉवर के सामने आया और बॉनी का सिर हाथ में लेकर अंदर मौजूद अप्रेंटिस वॉरलॉक की ओर चिल्लाया, शिक्षक शिक्षक उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। वॉरलॉक टॉवर के अंदर मौजूद अप्रेंटिस वॉरलॉक के चेहरे पर अचानक भयंकर परिवर्तन दिखाई दिए और उनका मनोबल चरम सीमा पर पहुंच गया। एक पुरुष अप्रेंटिस वॉरलॉक ने अपना हाथ हिलाया, एक विशाल सफेद हंस को छोड़ा, विशाल हंस की पीठ पर कूदा और उसे आकाश में उड़ा दिया। आदर्श ने विशाल हंस को देखा, लेकिन आसपास घात लगाए बैठे गनर रोबोट को उसे गोली मारने का आदेश नहीं दिया। ब्लैक कॉटेज में केवल लेवल 1 वॉरलॉक बॉनी ही उसके ध्यान के योग्य था। उसे बाकी अप्रेंटिस वॉरलॉक की परवाह नहीं थी। अगर वे भागना चाहते हैं तो ऐसा ही हो। ऐसे अप्रेंटिस वॉरलॉक जो उड़ने में सक्षम जीवन रूपों को बुला सकते थे बहुत दुर्लभ थे। पूरे वॉरलॉक टॉवर में केवल उस अप्रेंटिस वॉरलॉक के पास ऐसा जीवन रूप था। बॉनी के सिर को देखने के बाद शेष अप्रेंटिस वॉरलॉक का मनोबल गिर गया और उनमें से अधिकांश ने आत्मसमर्पण करना चुना। केवल मुट्ठी भर अप्रेंटिस वॉरलॉक ने विरोध किया और फिर ब्लेड वाले रोबोटों द्वारा उन्हें कुचल दिया गया। वॉरलॉक टॉवर के आत्मसमर्पण का मतलब था कि पूरा ब्लैक सिटी आदर्श के हाथों में आ गया। उसने तुरंत ब्लैक सिटी के आदेश को बनाए रखने के लिए अपनी यांत्रिक सेना को भेजा, लूटपाट करने वाले सभी गुंडों को मार डाला। 100 से 200 गुंडों को मारने के बाद पूरा ब्लैक सिटी अपने आदेश को वापस पा गया और अनिच्छा से आदर्श के नियंत्रण में आ गया। एक बार जब ब्लैक सिटी उसके हाथों में आ गई तो आदर्श ने बड़ी संख्या में इंजीनियरिंग रोबोट को ब्लैक सिटी में स्थानांतरित कर दिया और निर्माण शुरू कर दिया। वह ब्लैक सिटी को एक स्टील किले में बदलना चाहता था। ब्लैक सिटी फर्नांडो रियासत के मध्य भाग में स्थित थी। यदि आप ब्लैक सिटी को नियंत्रित करते हैं तो आप आसानी से विशाल स्टोन सिटी, ट्री माउंटेन सिटी, ग्रीन हिल सिटी और सी साल्ट सिटी को नियंत्रित कर सकते हैं। एक बार जब ब्लैक सिटी को स्टील के किले में बदल दिया गया तो भले ही फर्नांडो रियासत उस पर हमला करने गई हो, भले ही रियासत ने खून की बड़ी कीमत चुकाई हो, फिर भी उसे हार का सामना करना पड़ सकता है। ब्लैक कॉटेज वॉरलॉक टॉवर की सबसे ऊपरी मंजिल पर आदर्श ने धीरे से कहा, शुरू करो। लेस देन हाँ मास्टर। ग्रेटर दैन एक चेहरेहीन लिक्विड मेटल रोबोट से कई महीन यांत्रिक तंबू निकले और बोनी के सिर में घुस गए। कुछ ही देर बाद लिक्विड मेटल रोबोट मुड़ गया और धीरे धीरे बोनी की तरह दिखने लगा। 3 घंटे बाद बोनी जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति आदर्श के सामने आया। रूपांतरित तरल धातु रोबोट बोला, लेस देन मास्टर, मैंने बॉनी के मस्तिष्क के अंदर वॉरलॉक से संबंधित सभी यादें पढ़ ली हैं और उन्हें 3796 के डेटाबेस में अपलोड कर दिया है। ग्रेटर दैन आदर्श की आंखें चमक उठीं और उसने उम्मीद से पूछा, क्या तुम जादू कर सकते हो? वॉरलॉक के पास न केवल मजबूत शारीरिक शरीर था बल्कि कई तरह के शक्तिशाली मंत्र भी थे। एक आधिकारिक स्तर एक वॉरलॉक एक साधारण सेना के खिलाफ भी मुकाबला कर सकता था। लिक्विड मेटल रोबोट ने यंत्रवत उत्तर दिया, लेस देन मैं नहीं कर सकता। मैं बॉनी के सभी मंत्र जानता हूँ। हालांकि जादू टोने का सिद्धांत ज्ञान के समुद्र में एक जादू मॉडल का निर्माण करना, उसमें आत्मा बल डालना और उसे एक जादू में बदलना है। मैं माइक्रोचिप में जादू मॉडल का निर्माण कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास आत्मा बल नहीं है, जो एक विशेष जीवन ऊर्जा है जिसे केवल आत्मा वाले जीवन रूप ही जन्म दे सकते हैं।
इसलिए मैं जादू नहीं कर सकता। ग्रेटर दैन, मैं जादू नहीं कर सकता। आदर्श ने निराश होकर आह भरी। वॉलॉक द्वारा डाले गए कुछ आक्रामक मंत्र इतने विचित्र थे कि आप उनका विरोध केवल वॉलॉक के माध्यम से ही कर सकते थे। हालांकि उसकी यांत्रिक सेना बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन एक अजीब स्तर, एक अभिशाप उसकी जान ले सकता था। वह अपने अंगरक्षक के रूप में एक शक्तिशाली स्तर, एक वॉलॉक को पाने के लिए उत्सुक था। इस तरह उसकी सुरक्षा अधिक सुनिश्चित होगी। आदर्श ने पूछा, बॉनी द्वारा स्थापित कितने जादू के जाल अभी भी वॉलॉक टावर के अंदर हैं? वॉलॉक अपने वॉलॉक टावरों में जादू के जाल बिछाने के शौकीन थे। एक बार जब आप अपने मालिक की स्वीकृति के बिना वॉलॉक टावर में प्रवेश करते हैं, तो आप उसके जादू के जाल को ट्रिगर करते हैं और मर जाते हैं। लेस देन 23 जादू के जाल हैं जो एक स्तर एक वॉलॉक को मार सकते हैं, और 215 जादू के जाल हैं जो एक प्रशिक्षु वॉलॉक को मार सकते हैं। आप इन जादुई जालों को ट्रिगर करने के लिए ब्लेड वाले रोबोट भेजकर तोड़ सकते हैं, मास्टर। ग्रेटर दैन, आदर्श ने गंभीरता से कहा, मैं साधना का अभ्यास करना चाहता हूं और एक वॉलॉक बनना चाहता हूं। मेरी आत्मा की योग्यता का परीक्षण करें। टरनडोट उपमहाद्वीप में सैद्धांतिक रूप से हर कोई साधना का अभ्यास कर सकता है और एक वॉलॉक बन सकता है। हालांकि साधना अभ्यास के लिए आत्मा योग्यता को 9 स्तरों में विभाजित किया गया था। स्तर 1 आत्मा योग्यता वाले लोग सबसे कम आत्मा योग्यता वाले साधारण लोग थे। इस आत्मा योग्यता के साथ और एक दुर्जय पृष्ठभूमि के बिना कोई भी वॉलॉक समूह आपको स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि इस आत्मा योग्यता के साथ स्तर 1 प्रशिक्षु वॉलॉक बनना भी बेहद मुश्किल होगा। स्तर 2 आत्मा योग्यता वाले लोग थोड़े बेहतर थे। जब तक वे कड़ी मेहनत करते हैं, तब तक वे अभी भी स्तर 1 प्रशिक्षु वॉलॉक बन सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए वॉलॉक समूह में शामिल होना अभी भी बहुत मुश्किल था। स्तर 3 आत्मा योग्यता वाले लोग और भी बेहतर थे। जब तक वे अपना सब कुछ देते हैं, वे स्तर 3 प्रशिक्षु वॉलॉक बन सकते हैं। ऐसे लोगों को कई वॉलॉक समूहों द्वारा विभिन्न अजीब नौकरियों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। स्तर 4 आत्मा योग्यता वाले लोगों में साधारण साधना योग्यता थी। कड़ी मेहनत करके उनके पास स्तर 1 वॉलॉक बनने की थोड़ी उम्मीद थी। लेवल 5 की आत्मा योग्यता वाले लोगों को उत्कृष्ट माना जा सकता है। कड़ी मेहनत करके और कुछ भाग्यशाली मुठभेड़ों के साथ उन्हें लेवल 1 वॉलॉक बनने की बहुत उम्मीद थी। लेवल 6 की आत्मा योग्यता वाले लोगों को प्रतिभाशाली माना जा सकता है। जब तक उनके पास एक अच्छी गुप्त विधि और पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे, वे आसानी से लेवल 1 वॉलॉक में पदोन्नत हो सकते थे। लेवल 7 की आत्मा योग्यता वाले लोगों को बेजोड़ प्रतिभाशाली माना जा सकता है। जब तक उनके पास एक अच्छी गुप्त विधि थी, तब भले ही संसाधनों की थोड़ी कमी हो, फिर भी वे लेवल 1 वॉलॉक में पदोन्नत हो सकते थे। लेवल -8 की आत्मा योग्यता वाले लोगों को संकी माना जा सकता है। जब तक उनके पास एक गुप्त विधि थी, तब तक लेवल 1 वॉलॉक बनना कोई बड़ी बात नहीं थी। भले ही संसाधनों की कमी हो, फिर भी वे बिना किसी कठिनाई के लेवल 3 वॉलॉक में पदोन्नत हो सकते थे। लेवल 9 की आत्मा योग्यता वाले लोग महान व्यक्ति थे। जब तक उनके पास कोई गुप्त तरीका और किस्मत का साथ हो, और यह मान लिया जाए कि वे पहले किसी दुश्मन के हाथों मारे नहीं गए, वे इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ने वाले बड़े नाम बन सकते थे। टोरंडोट उपमहाद्वीप में ज्यादातर आधिकारिक वॉलॉक के पास लेवल 4, 5 या 6 सोल एप्टीट्यूड था। लेवल 6 से ज्यादा सोल एप्टीट्यूड वाले वॉलॉक बेहद दुर्लभ थे। बॉनी सिर्फ लेवल 5 सोल एप्टीट्यूड वाला वॉलॉक था। रोबोट बोनी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, लेस देन हाँ मास्टर। ग्रेटर दैन। थोड़ी देर बाद एक पारदर्शी सफेद क्रिस्टल बॉल जिसके बीच में एक सील लगी हुई थी, एक ब्लेड वाला रोबोट लाया। रोबोट बोनी ने कहा, लेस देन कृपया अपना हाथ इस क्रिस्टल बॉल पर रखें। ये क्रिस्टल बॉल आपकी आत्मा की योग्यता का परीक्षण करेगी। ग्रेटर दैन। आदर्श ने क्रिस्टल बॉल पर अपना हाथ रखा और धीरे से दबाया। क्रिस्टल बॉल एक कमजोर सफेद रोशनी के साथ टिमटिमा उठी। रोबोट बोनी ने कहा, लेस देन मास्टर, साधना के लिए आपकी आत्मा की योग्यता निम्न स्तर 1 है। बोनी की यादों के अनुसार आपकी आत्मा की योग्यता के साथ, जब तक कि आपने एक दुर्जय जीवन रूप की रक्त रेखा को प्रत्यारोपित नहीं किया या बहुत सारे बेहद कीमती अमृत का उपयोग नहीं किया जो साधकों की आत्मा की योग्यता को मजबूत कर सकते हैं, आपके लिए अपने जीवनकाल में आधिकारिक स्तर 1 वॉलॉक तक साधना करना बेहद मुश्किल होगा। ग्रेटर दैन। तो मैं बेकार हूँ। आदर्श का मुंह फड़क उठा। उसने अनुमान लगाया था कि उसकी साधना योग्यता बहुत अच्छी नहीं होगी, फिर भी उसने कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी खराब होगी। निम्न स्तर 1 तुरंदोत उपमहाद्वीप में बैरल के नीचे था। यहाँ तक कि एक यादृच्छिक किसान की साधना योग्यता भी उससे बेहतर हो सकती है। उसने पूछा, क्या आप आत्मा की योग्यता को मजबूत करने वाले अमृत बना सकते हैं? लेस देन बॉनी फार्मासिस्ट नहीं था। हालांकि उसे फार्माकोलॉजी का थोड़ा बहुत ज्ञान था, लेकिन वह केवल कुछ बुनियादी अमृत को ही परिष्कृत कर सकता था। उसके पास आत्मा की योग्यता को मजबूत करने वाले अमृत को परिष्कृत करने की क्षमता नहीं थी। जैसा कि मैंने उसकी यादों को सफल किया, मैं केवल कुछ बुनियादी अमृत को ही परिष्कृत कर सकता हूँ। मैं स्तर 1 अमृत को परिष्कृत करने में असमर्थ हूँ। इसके अतिरिक्त आत्मा की योग्यता को मजबूत करने वाले अमृत के फॉर्मूले प्रमुख शक्तियों द्वारा समझे जाते हैं। बोनी की यादों में ऐसा कोई अमृत सूत्र नहीं था। ग्रेटर दैन। आदर्श ने उम्मीद से पूछा, मैं एक वॉलॉक बनना चाहता हूँ, इसे प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होगा?
बोनी एक आधिकारिक स्तर एक वॉरलॉक था जो टरंडोट उपमहाद्वीप में 100 से अधिक वर्षों तक रहा था, इसलिए वह आदर्श से कहीं अधिक जानकार था। एक आधिकारिक स्तर एक वॉरलॉक के साथ, जो एक छोटे से खेती विश्वकोश की तरह था, वह बहुत सारे चक्कर से बच सकता था। एक आधिकारिक वॉरलॉक एक प्रशिक्षु वॉरलॉक से कहीं अधिक जानकार था। ये कहा जा सकता है कि एक आधिकारिक वॉरलॉक और एक प्रशिक्षु वॉरलॉक के बीच का अंतर एक खाई की तरह था। लेस देन वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया, व्हाइट एलिफेंट आइवरी, आइज ऑफ जस्टिस, रोज गार्डन, सैवेज क्लॉस और ब्लैक ड्रैगन टॉवर, ये टरंडोट उपमहाद्वीप के 6 सबसे मजबूत वॉरलॉक समूह हैं। वे सबसे पूर्ण वॉरलॉक विरासत वाले वॉरलॉक समूह भी हैं। उनमें से वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया में सबसे व्यापक आधार है और सबसे खुले विचारों वाली शिक्षा शैली है। मास्टर, यदि आप वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया में शामिल होते हैं तो आपको एक दुर्जेय वॉरलॉक विरासत प्राप्त करने का मौका मिल सकता है। ग्रेटर दैन रोबोट बोनी ने उत्तर दिया। आदर्श ने अपनी भौहों को थोड़ा सिकोड़ा और पूछा, आप मुझे नहीं सिखा सकते? लेस देन ब्लैक कॉटेज की सबसे अच्छी वॉरलॉक विरासत को लेवल 3 वॉरलॉक तक विकसित किया जा सकता है। हालांकि उस स्तर तक खेती करने में सक्षम होने के लिए एक बेहतर लेवल 6 आत्मा योग्यता के साथ साथ बड़ी मात्रा में खेती के संसाधनों की आवश्यकता होती है। आपकी निम्न स्तर एक आत्मा योग्यता के साथ और यह मानते हुए कि कोई दुर्घटना नहीं हुई है, ब्लैक कॉटेज की वॉरलॉक विरासत की खेती करके आपके लिए लेवल 1 वॉरलॉक में पदोन्नत होने की लगभग कोई उम्मीद नहीं है। ग्रेटर दैन रोबोट बोनी ने उत्तर दिया। आदर्श ने अपनी भौहों को सिकोड़ा और डेस्क पर अपनी तर्जनी को टैप किया, विचार करते हुए। वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया। फर्नांडो रियासत के समर्थक फर्नांडो परिवार वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया के साथ दोस्ताना संबंध रखते थे। अब जब उसने फर्नांडो परिवार को बहुत नाराज कर दिया है तो उसे वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया में शामिल होने के लिए कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। रोबोट बोनी ने कहा। लेस देन मास्टर, बोनी के पास एक वर्जित पत्थर से एक खजाना है। वह खजाना आपके वॉरलॉक पथ पर बहुत मददगार होगा। ग्रेटर दैन, आदर्श ने उत्सुकता से पूछा, वर्जित पत्थर? रोबोट बोनी ने समझाया। लेस देन वर्जित पत्थर द्वितीय वॉरलॉक राजवंश के कीमियागरों द्वारा बनाए गए सील पत्थर हैं। कथित तौर पर वे किसी भी प्राणी को सील करने में सक्षम हैं। द्वितीय वॉरलॉक राजवंश ने मनुष्यों, राक्षसों, शैतानों, देवताओं, दिग्गजों, ड्रैगन और अन्य विमानों से विभिन्न अन्य शक्तिशाली जीवन रूपों जैसे कई शक्तिशाली जीवन रूपों का उपयोग विभिन्न प्रकार के वर्जित अनुसंधान करने के लिए किया और कई भयानक शैतानों के साथ साथ दुर्जेय गुप्त खजाने का उत्पादन किया। द्वितीय वॉरलॉक राजवंश के विनाश से पहले इसने कई शैतानों और गुप्त खजानों को वर्जित पत्थरों के भीतर बंद कर दिया था। ग्रेटर दैन, द्वितीय वॉरलॉक राजवंश। भले ही आदर्श ने कुछ प्रशिक्षु वॉरलॉक की यादें प्राप्त की हों, लेकिन उसे अभी भी उनमें मौजूद ज्ञान को समझना बाकी था। इस प्रकार वह तुरंदोत उपमहाद्वीप और इस तरह के इतिहास के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में था। बॉनी ने आगे कहा। लेस देन वॉरलॉक के उदय से लेकर अब तक कुल 8 वॉरलॉक राजवंश रहे हैं। जब भी कोई वॉरलॉक राजवंश फलता फूलता है तो इस दुनिया की मानव शक्तियां कई विमानों पर विजय प्राप्त करती हैं। दुर्जेय वॉरलॉक शैतानों को भी वश में कर सकते हैं और देवताओं को गुलाम बना सकते हैं। वे दूसरे विमानों से शैतानों और देवताओं को पकड़ते हैं और उन्हें बेहतरीन कीमिया सामग्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ग्रेटर दैन, लेस देन टरंडोट उपमहाद्वीप महाद्वीप का एक सहायक उपमहाद्वीप मात्र है। टरंडोट उपमहाद्वीप में सबसे शक्तिशाली लोग केवल महान वॉरलॉक रैंक पर हैं। हालांकि महाद्वीप में ग्रेट वॉरलॉक रैंक से ऊपर के प्रथम श्रेणी के पावरहाउस हैं। ग्रेटर दैन, लेस देन बॉनी की यादों के अनुसार टरंडोट उपमहाद्वीप के सबसे मजबूत 6 वॉरलॉक समूह वॉरलॉक कॉलेज एंटालिया, व्हाइट एलिफेंट आइवरी, आइज ऑफ जस्टिस, रोज गार्डन, सैवेज क्लॉस और ब्लैक ड्रैगन टॉवर गुप्त रूप से महाद्वीप की दुर्जेय ताकतों द्वारा समर्थित हैं। ग्रेटर दैन, आदर्श की आंखों में गंभीरता की चमक थी और ब्लैक सिटी पर कब्जा करने से उसे जो उत्साह महसूस हुआ था वह बहुत कम हो गया। तो दुनिया मेरी अपेक्षा से बहुत बड़ी है, उसने कहा। मुझे वहां ले चलो जहां वर्जित पत्थर का खजाना है। लेस देन, हाँ मास्टर। ग्रेटर दैन रोबोट बोनी के नेतृत्व में आदर्श वॉरलॉक टॉवर की भूमिगत मंजिल पर पहुंच गया। वॉरलॉक टॉवर की भूमिगत मंजिल में एक विस्तृत प्लाजा था और प्लाजा के बीच में एक विशाल रक्तकुंड था। रक्तकुंड के किनारों पर रहस्यमयी शक्ति से भरपूर कई रून उकेरे गए थे। रक्तकुंड के चारों ओर रक्त के रंग के क्रिस्टल के साथ साथ रहस्यमयी शक्ति से भरपूर जादुई पत्थरों से जड़े हुए नोड थे। रक्तकुंड के बीच में एक पारदर्शी क्रिस्टल बेसिन था और पारदर्शी क्रिस्टल बेसिन में एक विशाल अंडा था जिस पर विभिन्न गहन और रहस्यमयी रून उकेरे गए थे। रक्तकुंड में हलचल मच गई और उसमें से खूनी गैस के रेशे उठे और फिर विशाल अंडे में विलीन हो गए। विशाल अंडा कभी कभी एक विशाल हृदय की तरह दिल की धड़कनें जारी करता था। हर बार जब दिल की धड़कन सुनाई देती तो प्लाजा ऊर्जा के एक छोटे से उतार चढ़ाव के साथ उछलता। रोबोट बोनी परिचय। लेस देन, यह वह खजाना है जो बोनी को वर्जित पत्थर से मिला था। वह अंडे के अंदर के जीवन रूप को अपने अनुबंधित जानवर में बदलने जा रहा था। अंडे के अंदर के जीवन को बाहर निकालने और उसे जीवन शक्ति से भरपूर बनाने के लिए उसने यह वेदी बनाई और 1376 कुंवारी लड़कियों को मारकर रक्त बलिदान अनुष्ठान किया। बलिदान अनुष्ठान व्यावहारिक रूप से पूरा हो चुका है और जो कुछ बचा है वह अंडे के अंदर के जीवन रूप को अनुबंधित करना है। 5 दिनों में अंडे के अंदर का जीवन रूप अंडे से निकलेगा और जन्म लेगा।
ग्रेटर दैन, लेस देन। हालांकि केवल आधिकारिक स्तर एक वॉरलॉक ही अनुबंधित जानवरों को वश में कर सकते हैं। मास्टर, चूंकि आपके पास वॉरलॉक के रूप में कोई आधार नहीं है, इसलिए आप सामान्य तरीकों से अंडे के अंदर के जीवन रूप के साथ आत्मा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। ग्रेटर दैन,